नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कैसे कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे 100 सालों में ही मतलब देखते देखते हिंदुस्तान की मालिक बन बैठी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो सत्ता, रणनीति और हाँ, कभी कभी धोखे की भी कहानी है। बिल्कुल। और इसने पूरे मुल्क का भविष्य ही बदल दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी परत दर परत खुलती है। हम बात कर रहे हैं, समझ लीजिए, 1700 के दशक के मध्य की। हाँ, वो दौर जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, दिल्ली का असर घट रहा था और भारत में कई छोटी बड़ी ताकतें सिर उठा रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच ये यूरोपीय कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने पैर जमा रही थी। बिल्कुल। पहले तो व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे मौके का फायदा उठाकर उन्होंने राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। तो आज हम इसी पर गहरी नजर डालेंगे कि कंपनी ने अपने मकसद कैसे हासिल किए। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि इसमें दो बहुत चालाक सियासी चालों का और दो बड़े युद्धों का हाथ था। हाँ, जिन्होंने हिंदुस्तान की किस्मत का पासा ही पलट दिया। तो चलिए पहले इन नीतियों की बात करते हैं। पहली थी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सुनने में तो कितना सीधा सा लगता है, सहायक संधि। हाँ, नाम तो सहायक है, पर लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे जिस तरह इस्तेमाल किया, उसके बाद लोग इसे मीठा जहर कहने लगे। मीठा जहर। और ये नाम काफी हद तक सही भी है। ये ऊपर से तो सुरक्षा का वादा करती थी, लेकिन असल में राज्यों को अंदर से बिल्कुल पंगु बना देती थी। मीठा जहर, ये तो सुनना पड़ेगा। ये काम कैसे करती थी? भारतीय राजाओं को इसमें ऐसा क्या दिखा कि वो राजी हो गए? देखिए, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। कई रियासतें आपस में लड़ रही थीं, मराठों का डर था, पड़ोसियों से खतरा था। अंग्रेज इसी का फायदा उठाते थे। अच्छा। वो कहते थे, आप हमारी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखिए, उसका खर्च उठाइए, और बदले में हम आपको बाहरी हमलों से, अंदरूनी गड़बड़ी से पूरी सुरक्षा देंगे। तो कई कमजोर शासकों को, या जिन्हें खतरा महसूस हो रहा था, उन्हें ये एक आसान समाधान लगा। फौरी तौर पर सुरक्षा तो मिल ही रही थी। लेकिन इसकी असली कीमत, ये जहर कैसे था फिर? कीमत थी आजादी। संधि पर दस्तखत करते ही कई शर्तें लग जाती थीं। पहली, कि रियासत अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे यूरोपियों को नौकरी पर नहीं रख सकती। अच्छा। दूसरी, और ये सबसे अहम थी, कि राज्य की विदेश नीति, मतलब दूसरे राज्यों से रिश्ते कैसे होंगे, युद्ध करना है या संधि करनी है, ये सब पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। अरे बाप रे! शासक अपने पड़ोसी से भी अंग्रेजों से पूछकर ही बात कर सकता था। हाँ, बिल्कुल। बाहरी दुनिया से संपर्क ही खत्म, समझ लीजिए। और सेना का क्या? अपनी सेना का क्या होता था? संधि के तहत एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी शासक के दरबार में बैठ जाता था। रेजिडेंट? हाँ, कहने को तो वो कंपनी का प्रतिनिधि था, लेकिन असल में वो कंपनी की आंख और कान का काम करता था और धीरे धीरे राज्य के अंदरूनी मामलों में भी दखल देने लगता था। अच्छा, एक तरह का जासूसी हो गया। बिल्कुल। और सेना की बात करें तो जो अंग्रेजी टुकड़ी रखी जाती थी, उसका भारी खर्च शासक को ही उठाना पड़ता था। अगर वो पैसा नहीं दे पाता तो उसके राज्य का एक हिस्सा जुर्माने के तौर पर कंपनी हड़प लेती थी। ओहो। और क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की हो गई, तो धीरे धीरे राज्य अपनी सेना भी कम करने लगते थे, भंग करने लगते थे। उन्हें लगता था अब जरूरत ही नहीं है। तो ये था वो मीठा जहर, या कहिए सोने का पिंजरा। सुरक्षा मिली, पर अपनी ताकत गई, विदेश नीति गई, और ऊपर से एक अंग्रेज जासूस दरबार में। क्या भारतीय शासक इतने नादान थे? समझ नहीं पाए ये सब? कुछ हद तक जरूर समझे होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता थी, आपसी झगड़े थे, बाहरी खतरे थे। हाँ, मजबूरी रही होगी। बिल्कुल। उन्हें ये फौरी राहत लगी होगी। अंग्रेजों ने उनकी इसी मजबूरी और शायद दूर की न सोच पाने का पूरा फायदा उठाया। तो सबसे पहले किसने ये संधि अपनाई? हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। और उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई, अवध, मैसूर, तंजौर, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, सब एक एक करके इसमें फंसते चले गए। कमाल है। एक नीति से ही अंग्रेजों ने बिना सीधी लड़ाई के कितने ही राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लिया। चलिए अब दूसरी नीति पर आते हैं। वो शायद इससे भी ज्यादा सीधी और कठोर थी। व्यापगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नाम भी अजीब है। हाँ, ये नीति लॉर्ड डलहौजी के दौर में, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा, बड़े जोर शोर से लागू की गई। ये सहायक संधि से कहीं ज्यादा आक्रामक थी। कैसे? इसका सीधा सा मतलब था, अगर किसी शासक का अपना सगा बेटा, मतलब जैविक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। खत्म। सगा बेटा नहीं तो राज गया। लेकिन भारत में तो गोद लेने की पुरानी परंपरा है। उसे नहीं माना?
भारतीय परंपरा में गोद लेना तो सदियों से मान्य था, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, लेकिन डलहौजी ने राजनैतिक उत्तराधिकार के मामले में इसे नकार दिया। अच्छा। हाँ, खासकर उन राज्यों के लिए जो अंग्रेजों के अधीन थे या उनके द्वारा बनाए गए थे। उसका तर्क था कि कंपनी ही भारत में सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वोपरि सत्ता है। पैरामाउंट पावर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और उसे ये तय करने का पूरा अधिकार है कि उसकी अधीन रियासतों का वारिस कौन होगा और कौन नहीं। गोद लिए हुए बेटे को पेंशन मिल सकती थी, निजी संपत्ति मिल सकती थी, लेकिन राज नहीं। पर ये तर्क कि कंपनी सर्वोपरि है, क्या इसका कोई आधार था उस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय परंपरा में, या ये बस मतलब ताकत का खुला प्रदर्शन था कि हमारी मर्जी चलेगी? ये काफी हद तक ताकत का ही प्रदर्शन था। अंतर्राष्ट्रीय कानून या भारतीय परंपरा में इसका कोई मजबूत आधार नहीं था, सच पूछे तो। ये डलहौजी की जो विस्तारवादी नीति थी ना, उसका एक औजार था बस। उसका मकसद साफ था, जैसे भी हो ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना है। और कौन कौन से बड़े राज्य इसकी चपेट में आए? लिस्ट लंबी है। 1848 में सतारा पहला शिकार बना, फिर जैतपुर और संबलपुर आए 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई वाली झांसी। हाँ, वही। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो इसी से जुड़ी है ना। और फिर 1854 में नागपुर। इन सभी राज्यों को इसी बिना पर हड़प लिया गया कि शासक का अपना बेटा नहीं था। और अवध, सुना है उसे भी डलहौजी नहीं मिलाया था, पर वहां तो नवाब के बेटे थे। हाँ, अवध का मामला थोड़ा अलग है। उसे 1856 में मिलाया गया, लेकिन कुशासन यानी बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर। अच्छा, बहाना अलग था। बिल्कुल, वहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं होता था क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई नवाब ठीक से शासन नहीं चला पा रहे हैं, प्रजा दुखी है, इसलिए हम अवध को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। मतलब जहां सीधी उंगली से घी न निकले। हाँ, तो उंगली टेढ़ी कर ली। ये दिखाता है कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं तो कोई और बहाना तैयार था। मकसद एक ही था, विस्तार। और अवध का विलय तो बहुत बहुत विवादास्पद रहा। 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना वो। तो इन दो नीतियों ने सहायक संधि और व्यवकर सिद्धांत मिलकर अंग्रेजों के लिए जमीन तैयार कर दी। एक ने राज्यों को अंदर से खोखला किया, दूसरी ने उन्हें सीधे सीधे निगल लिया। लेकिन सिर्फ नीतियों से तो बात नहीं बनती। नहीं, असली ताकत तो मैदान जंग में दिखानी पड़ती है। बिल्कुल, और यहीं पर दो युद्धों का जिक्र आता है जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की कहानी ही बदल दी। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। हाँ, ये दोनों युद्ध मील के पत्थर साबित हुए। पहले प्लासी की बात करते हैं। इसे अक्सर ब्रिटिश राज की नींव का पत्थर मानते हैं, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये युद्ध कम और एक बड़ी साजिश ज्यादा थी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था। कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, क्लाइव। कहने को ये युद्ध था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश रची थी। साजिश किस तरह की? क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। उसे लालच दिया कि अगर वो युद्ध में नवाब का साथ छोड़ दे तो लड़ाई के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। सेनापति बिक गया। हाँ, और सिर्फ मीर जाफर ही नहीं, नवाब के दरबार के और भी कई बड़े लोग थे, जैसे बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ और सेना के दूसरे अफसर राय दुर्लभ भी साजिश में शामिल थे। कमाल है, ये तो पूरे फिल्म की कहानी लग रही है। तो मैदान में क्या हुआ फिर? मैदान में जो हुआ वो एक तरह का धोखा था। जब लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर और राय दुर्लभ के नीचे था, वो लड़ाई नहीं, खड़ा रहा बस। हाँ, बस चुपचाप खड़े रहे। नवाब की थोड़ी सी वफादार सेना अंग्रेजों और अपने ही गद्दार साथियों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। सिराज उद दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, पर बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया। और मीर जाफर, उसे नवाब बनाया। हाँ, वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असल में तो वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। तो प्लासी की जीत कोई बड़ी सैन्य जीत नहीं थी, लेकिन इसने अंग्रेजों के लिए बंगाल के दरवाजे खोल दिए। उन्हें राजनीतिक ताकत का स्वाद लग गया। ये भारत में उनके राजनीतिक दबदबे की असल शुरुआत थी। तो प्लासी ने दरवाजा खोला, लेकिन असली ताकत का इम्तिहान शायद बक्सर में हुआ। 1764 का बक्सर का युद्ध, वो क्यों इतना अहम माना जाता है? बक्सर प्लासी से बिल्कुल अलग था। ये कोई साजिश नहीं थी, ये एक असली जबरदस्त लड़ाई थी। अच्छा। इसमें एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिसका कमांडर था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थी 3 बड़ी भारतीय ताकतें, उनकी मिलीजुली फौज। 3 ताकतें कौन कौन? दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, हाँ वही, जिसे अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद नवाब बनाया था, लेकिन वो उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं हुआ तो उसे हटा दिया गया था।
अब वो बदला लेना चाहता था। तो 3 बड़ी ताकतें एक साथ, मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का पूर्व नवाब। ये तो बहुत मजबूत गठबंधन लगता है। फिर भी अंग्रेज जीत गए, कैसे? हाँ, और ये जीत बहुत निर्णायक थी। देखिए, भारतीय सेना संख्या में अंग्रेजों से कहीं ज्यादा थी। हाँ। लेकिन अंग्रेजी सेना ज्यादा अनुशासित थी, बेहतर ट्रेंड थी और उनके हथियार, खासकर उनकी तोपें, ज्यादा कारगर साबित हुईं। हेक्टर मुनरो ने भी अपनी सेना को बड़े अच्छे से लीड किया। नतीजा ये हुआ कि तीनों भारतीय शासकों की संयुक्त सेना बुरी तरह हार गई। तो बक्सर की जीत का मतलब क्या निकला? प्लासी से ये अलग कैसे थी? बक्सर ने वो साबित किया जो प्लासी नहीं कर पाया था। प्लासी ने दिखाया कि अंग्रेज साजिश कर सकते हैं, बक्सर ने दिखाया कि वो मैदान में भी लड़कर जीत सकते हैं। हाँ, असली लड़ाई में। हाँ, वो भी भारत के बड़ी शक्तियों के गठबंधन के खिलाफ। इसने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी कायम कर दी। अब उन्हें सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली और अवध में भी गंभीरता से लिया जाने लगा। इसने प्लासी की जीत पर समझिए पक्की मोहर लगा दी। इन युद्धों के बाद, खासकर बक्सर की जीत के बाद, कंपनी की हैसियत में क्या बड़ा बदलाव आया। मैंने सुना है उन्हें दीवानी अधिकार मिले थे। ये क्या चीज थी? ये बक्सर की जीत का सबसे बड़ा और सबसे दूर तक असर डालने वाला नतीजा था। 1765 में हार के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि पर दस्तखत किए। अच्छा। इस संधि के तहत बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी मतलब क्या हुआ इसका? क्या ये प्रांत उनके हो गए? नहीं, प्रांत सीधे तौर पर नहीं मिले। दीवानी का मतलब था इन तीनों बेहद अमीर और उपजाऊ प्रांतों से लगान यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। ओहो, टैक्स कलेक्शन का अधिकार। हाँ, इसके बदले में कंपनी को बादशाह को सालाना 26 लाख रुपए देने थे और बंगाल के नवाब को प्रशासन चलाने के लिए कुछ रकम देनी थी। प्रशासन यानी निजामत वो अभी भी नवाब के पास था, लेकिन पैसे का सारा मामला दीवानी कंपनी के हाथ में आ गया। अच्छा, मतलब नवाब बस नाम का रह गया और असली माली ताकत कंपनी के पास आ गई। बिल्कुल। अब सोचिए, एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, उसे कानूनी तौर पर भारत के सबसे अमीर इलाकों से टैक्स वसूलने का हक मिल गया। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो असल में शासक बन गई, भले ही पर्दे के पीछे से। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो दीवानी मिलते ही क्या बदला? क्या पैसा सीधा ब्रिटेन जाने लगा या असर यहीं दिखा? तुरंत पैसा ब्रिटेन जाने से ज्यादा कंपनी को यहीं पे फायदा हुआ। अब उन्हें भारत से सामान खरीदकर ब्रिटेन भेजने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। अच्छा। वो यहीं के टैक्स के पैसे से भारतीय माल खरीदते, अपनी सेना का खर्च उठाते, किलों की मरम्मत करते, अपने अधिकारियों को तनख्वाह देते, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा चलाते। मतलब भारत के पैसे से ही भारत में अपना राज मजबूत करने लगे। यहीं से वो धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत शुरू हुआ, जिसका जिक्र दादा भाई नौरोजी ने किया था। हाँ, इसी दीवानी अधिकार से भारत के सिस्टमैटिक इकोनॉमिक शोषण का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार और रिश्वतखोरी से बेतहाशा अमीर होने लगे। बंगाल, जो कभी भारत का सबसे प्रॉस्पेरस सूबा था, धीरे धीरे कंगाल होने लगा। यहाँ का पैसा यहीं के विकास में लगने के बजाय कंपनी के मुनाफे, उसके युद्धों के खर्च और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल होने लगा। ये वही ड्रेन ऑफ वेल्थ है, भारत की दौलत का लगातार ब्रिटेन की ओर बहना, जिसके बदले भारत को कुछ खास नहीं मिल रहा था। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, सहायक संधि और व्यवगत के सिद्धांत जैसी नीतियों ने भारतीय राज्यों को कमजोर किया, या तो अंदर से खोखला बना दिया या सीधे हड़प लिया। हाँ। फिर प्लासी और बक्सर जैसी लड़ाइयों ने मैदान में उनकी सैन्य ताकत साबित की और राजनीतिक दबदबा कायम किया। बिल्कुल। और आखिर में बक्सर की जीत के इनाम के तौर पर मिले दीवानी अधिकारों ने कंपनी को भारत के खजाने की चाबी सौंप दी, जिससे आर्थिक लूट का एक लंबा दौर शुरू हुआ। एकदम सही निचोड़ है ये। कुछ ही दशकों में एक व्यापार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी देखते ही देखते हिंदुस्तान की असल शासक बन बैठी। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये भारत के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली घटना थी। हाँ, प्लासी से शुरू होकर बक्सर और फिर दीवानी अधिकारों तक का ये सफर, इसने कंपनी को वो ताकत दे दी जिसकी शायद उन्होंने शुरू में कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, ये तो शुरुआत थी। और फिर कंपनी का राज जम चुका था। भारत के संसाधनों का इस्तेमाल उनके फायदे के लिए हो रहा था, लेकिन इसी के साथ लोगों के दिलों में, चाहे वो बेदखल राजा नवाब हो या जमींदार हो या आम जनता हो, असंतोष का लावा भी धीरे धीरे जमा हो रहा था। हाँ, ये बदलाव, ये आर्थिक शोषण, ये बढ़ता हुआ गुस्सा, ये सब अगले 100 सालों तक अंदर ही अंदर खदकता रहा। जो चिंगारियां प्लासी, बक्सर, सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने लगाई थीं,
वो सुलगती रहीं। और आखिरकार 1857 में एक बड़े महासंग्राम के रूप में भड़क उठी। लेकिन वो एक अलग और उतनी ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसके लिए एक और गहरी पड़ताल करनी होगी। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे कूटनीति, साजिश और सैन्य ताकत के दम पर एक विदेशी कंपनी ने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ बनाई। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ राजाओं और नवाबों की हार जीत का किस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस रास्ते की शुरुआत थी जिसने भारत के आर्थिक भविष्य पर, यहाँ के समाज पर और यहाँ की राजनीति पर सदियों तक असर डाला। सोचने वाली बात यह रह जाती है कि क्या इतिहास में ऐसे मोड़ बार बार आते हैं जहां व्यापार के लिए निकले कदम कब सत्ता की महत्वाकांक्षा में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर उसके नतीजे पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही। 1857 का विद्रोह। अक्सर इसे सिर्फ सिपाहियों की बगावत कह दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, गदर या सिपाही विद्रोह, लेकिन ये कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, मतलब हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा नहीं था। सही कहा, ये तो 100 साल से जो चीजें जमा हो रही थी, जो गुस्सा था उसका नतीजा था। 100 साल? मतलब प्लासी के बाद से। हाँ, 1757 के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होती गई और उनकी नीतियां वो अक्सर भारतीयों के खिलाफ जाती थीं। जैसे कि मतलब किन चीजों से लोग परेशान थे? देखिए, किसान, उन पर लगान का बोझ बहुत भारी था। फिर कारीगरों को देख लीजिए। ब्रिटेन से सस्ता माल आने लगा तो यहाँ के काम धंधा चौपट हो गए। हाँ, ये तो बड़ी समस्या थी। और जमींदार, उनसे उनकी जमीनें, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। और वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। कई रियासतों को इसी बहाने कब्जा लिया गया। झांसी, सतारा, नागपुर। अवध का भी तो विलय हुआ था। हाँ, अवध का विलय तो बहुत विवादास्पद था। इससे शासक वर्ग में बहुत गुस्सा था। यहाँ तक कि जो भारतीय सिपाही कंपनी की फौज में थे वो भी खुश नहीं थे। उनके साथ भेदभाव होता था। हाँ, भेदभाव, कम तनख्वाह, कई शिकायतें थी। तो मतलब माहौल तो पहले से ही तैयार था, एक तरह का उबाल था। तो ये एक प्रेशर कुकर जैसा था जो बस फटने ही वाला था। हाँ, कह सकते हैं। और फिर आई वो एनफील्ड राइफल। जी, वो तात्कालिक कारण बनी। बैरकपुर छावनी और मंगल पांडे का नाम इससे जुड़ता है। क्या था ये राइफल का मामला? देखिए, ये नई राइफलें थीं और इनमें जो कारतूस इस्तेमाल होते थे उन पर एक चिकनी परत होती थी। अच्छा। और राइफल लोड करने से पहले सिपाही को उस कारतूस का सिरा दांत से काटना पड़ता था। दांत से? हाँ, और यहीं से वो अफवाह फैली, या शायद सच्चाई थी, पता नहीं, कि उस चिकनी परत में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। हाँ बिल्कुल, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर हराम। तो दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई। उन्हें लगा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश। ये तो आस्था पर सीधा हमला समझा गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मिलिट्री का मामला नहीं रहा, ये धर्म का मामला बन गया। और मंगल पांडे ने इसी के खिलाफ आवाज उठाई। जी, और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन जैसा आपने कहा, ये कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। हाँ, अगर ये कारतूस वाली बात ना भी होती तो क्या लगता है ये गुस्सा फिर भी फूटता? इसकी संभावना तो बहुत ज्यादा है। मतलब बारूद तो जमा हो ही चुका था। हाँ, कारतूस ने तो बस तीली दिखाई। राजनीतिक कारण तो थे ही, जैसे वो हड़प नीति। हाँ, डलहौजी की नीति ने शासकों को बहुत नाराज किया था। बिल्कुल, आम आदमी, किसान, सबकी कमर टूट रही थी। और कुछ सामाजिक धार्मिक कारण भी थे शायद। सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह। हाँ, थे तो ये सुधारवादी कदम, लेकिन उस समय के समाज के एक बड़े हिस्से ने इसे अपनी परंपराओं में दखलंदाजी माना। अच्छा। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थी, उन्हें भी शक से देखा जा रहा था। तो लोगों को ये डर लगने लगा कि अंग्रेज न सिर्फ उनकी जमीन छीन रहे हैं, बल्कि धर्म भी बदलना चाहते हैं। हाँ, ये डर बहुत गहरा था, और जब कारतूस वाली बात सामने आई तो ये डर सच होता सा लगा। और फिर वो दिन आया, 10 मई 1857, मेरठ। जी, मेरठ में सिपाहियों का सब्र टूट गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। फिर अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, जेल तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ा लिया। और फिर वो नारा, दिल्ली चलो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। वो संगठित होकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, एक प्रतीक था वो शहर। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया कि जो बूढ़े मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त तक बस नाम के बादशाह रह गए थे। हाँ बिल्कुल, उनको अपना नेता घोषित कर दिया, शहंशाह हिंदुस्तान। यह तो बड़ी प्रतीकात्मक बात हुई। हाँ, प्रतीकात्मक थी, लेकिन महत्वपूर्ण भी। इसने विद्रोह को एक तरह की, क्या कहते हैं, पहचान देने की कोशिश की। भले ही बहादुर शाह जफर खुद इसके लिए तैयार ना हो। हाँ, वो शायद उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन इससे विद्रोह को एक अखिल भारतीय चरित्र जैसा मिला। और शायद दूसरे राजाओं, नवाबों को भी लगा कि हाँ, अब शामिल होना चाहिए। जी, कुछ हद तक इसने एक तरह का मंच तैयार किया। लेकिन क्या बहादुर शाह जफर वाकई नेतृत्व दे पाए?
मतलब वो इतने बड़े विद्रोह को संभाल सकते थे? सच पूछिए तो नहीं। वो उम्रदराज थे, उनके पास न वैसे संसाधन थे न ताकत। तो नेतृत्व बस नाम का था। ज्यादातर प्रतीकात्मक ही रहा। असली लड़ाई तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर लड़ रहे थे। दिल्ली पर कब्जा तो हो गया, पर वहां से कोई सेंट्रल कमांड जैसी चीज नहीं बन पाई। नहीं, वो लगभग नामुमकिन था उस वक्त। और ये आग फिर दिल्ली और मेरठ से आगे फैली। बहुत तेजी से, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, बिहार में आरा। हाँ, कई बड़े केंद्र बन गए और हर जगह नेतृत्व अलग था। बिल्कुल। जैसे कानपुर में नाना साहब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। और उनके साथ तांत्या टोपे। हाँ, तांत्या टोपे, बहुत बहादुर और काबिल सेनापति। उनकी गुरिहा लड़ाई ने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। और अजीमुल्ला खां भी थे शायद। जी, अजीमुल्ला खान, नाना साहब के सलाहकार। उन्होंने भी योजना बनाने में भूमिका निभाई। लखनऊ में तो बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला था। हाँ, अवध की बेगम हजरत महल, जब उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। हाँ, अवध हड़प लिया था अंग्रेजों ने। जी, तो बेगम ने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को नवाब बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ डट गईं। उन्होंने आम लोगों को भी साथ लिया। हाँ, सिपाही, जमींदार, आम लोग, सबको एकजुट किया। बहुत मजबूती से लड़ी वो। और झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका नाम तो वीरता का प्रतीक है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, यही कहा था उन्होंने जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को वारिस मानने से मना कर दिया। वही हड़प नीति। जी, तो रानी ने तलवार उठा ली। पुरुषों के वेश में वो मैदान में उतरी। कमाल की वीरता थी। इनके अलावा भी तो कई लोग थे। बिहार में कुंवर सिंह। हाँ, बाबू कुंवर सिंह बुजुर्ग थे, लेकिन गजब का शौर्य दिखाया उन्होंने आरा में। तो ऐसा लगता है कि हर तबके के लोग, राजे रजवाड़े, सिपाही, किसान, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। हाँ, एक वक्त तो लगा होगा कि शायद अंग्रेजी राज गया अब। कई इलाकों में तो उनका शासन खत्म ही हो गया था शायद। बिल्कुल, अंग्रेजों में खलबली मची हुई थी। लेकिन ये कामयाबी टिकी नहीं। धीरे धीरे विद्रोह कमजोर पड़ने लगा और आखिर में अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब हो गए। इसकी विफलता के कारण क्या थे? आपने इशारा किया था कि कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हाँ, ये सबसे बड़ी कमी थी। बहादुर शाह जफर तो नाम के नेता थे। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सब वीर थे, लेकिन अपने अपने इलाके में। उनमें आपस में कोई तालमेल, कोई साझा रणनीति नहीं थी। नहीं, बहुत कम थी। कई बार तो उनके अपने लक्ष्य भी अलग अलग थे। जैसे नाना साहेब अपना पेशवा पद और पेंशन वापस चाहते थे। रानी अपनी झांसी बचाना चाहती थीं। अवध के तालुकदार अपनी जमीनें वापस चाहते थे। मतलब एक कॉमन राष्ट्रीय लक्ष्य वो नहीं था। हाँ, उसकी कमी थी। दुश्मन एक था, पर सबके मकसद थोड़े अलग थे। और क्या वजह थी हार की? दूसरी बड़ी बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। अच्छा, कहाँ तक सीमित रहा ये? मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक। पंजाब, सिंध, राजपूताना का बड़ा हिस्सा और पूरा दक्षिण भारत, ये इलाके या तो शांत रहे या अंग्रेजों के वफादार रहे। कई रियासतों ने तो अंग्रेजों का साथ भी दिया था शायद, हैदराबाद, ग्वालियर। हाँ, बिल्कुल, पटियाला, हैदराबाद, ग्वालियर, इन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद की। अगर पूरा देश एक साथ खड़ा होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी राहत रही होगी। हाँ, उन्हें सिर्फ एक हिस्से पर फोकस करना पड़ा। और अंग्रेजों के पास साधन भी तो बेहतर थे। निश्चित रूप से, हथियार उनसे कहीं अच्छे थे। सेना ज्यादा ट्रेनिंग वाली, अनुशासित थी। और वो टेलीग्राफ? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उससे वो अपनी सेनाओं में तालमेल रख पाते थे, जल्दी खबरें और मदद भेज पाते थे। विद्रोहियों के पास ये सब नहीं था। नहीं, न वैसे हथियार, न वैसा संगठन, न वैसे संचार के साधन। तो इन सब वजहों से विद्रोह को कुचल दिया गया। और सुनाई कि दमन बहुत भयानक था। हाँ, बहुत क्रूरता से कुचला गया। बदले की भावना बहुत ज्यादा थी। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद कई दिनों तक कत्लेआम चला। हजारों लोगों को मार दिया गया, फांसी दी गई, तोपों से उड़ा दिया गया। आम नागरिकों को भी? हाँ, आम नागरिकों को भी। गांव के गांव जला दिए गए। लखनऊ, कानपुर, झांसी, सब जगह यही हुआ। और नेताओं का क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे? उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। नाना साहेब और बेगम हजरत महल? उन्हें नेपाल भागना पड़ा, वहीं उनका अंत हुआ। और बहादुर शाह जफर? उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, बर्मा में। वहीं गुमनामी में उनकी मौत हो गई। ये सब सुन के तो लगता है कि ये पूरी तरह से एक नाकाम कोशिश थी। बहुत दुखद अंत हुआ। हाँ, सैन्य दृष्टि से देखें, तात्कालिक रूप से देखें तो ये असफल रहा। तो क्या इसका कोई अच्छा नतीजा भी निकला, या ये सब कुर्बानियां बेकार गईं? नहीं, बेकार नहीं गईं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बहुत गहरे और महत्वपूर्ण थे। कहाँ असर हुआ इसका सबसे ज्यादा? सबसे बड़ी गूंज तो लंदन में सुनाई दी।
ब्रिटिश सरकार को, वहां की संसद को, महारानी को उन्हें समझ आ गया कि भारत जैसे इतने बड़े देश पर एक व्यापारिक कंपनी का शासन ठीक नहीं है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनियां भरोसे लायक नहीं रही। हाँ, उन्हें लगा कि कंपनी की लालच और गलत नीतियां ही इतने बड़े विद्रोह का कारण बनी। कंपनी के राज की नींव हिल गई थी। अच्छा, तो इसी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। बिल्कुल। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया। क्या बदला इससे? सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, पूरी तरह से। तो फिर शासन किसका हुआ? भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, मतलब महारानी विक्टोरिया के। इसी को ब्रिटिश राज कहते हैं। हाँ, यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। और वो गवर्नर जनरल? उनका पदनाम बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया। वॉइसरॉय मतलब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। पहले वॉइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, वही पहले वॉइसरॉय बने। और लंदन में भी कुछ बदलाव हुआ? हाँ, भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। तो पूरा प्रशासनिक ढांचा ही बदल गया, कंपनी से सीधे सरकार के हाथ में। जी सेना में भी तो कुछ बदलाव हुए थे। हाँ, सेना को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, यूरोपीय सैनिकों की बढ़ा दी गई। अच्छा। खासकर तोपखाना जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में रखे गए। और वो फूट डालो और राज करो वाली नीति, उसे सेना में भी लागू किया गया। सिपाहियों को जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रेजिमेंटों में बांटा गया, ताकि उनमें फिर से वैसी एकता ना बन पाए। हाँ, जैसी 1857 में दिखी थी। अंग्रेजों ने और क्या सीखा? रियासतों को हड़पना बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने तय किया कि अब वो रियासतों को हड़पेंगे नहीं और सामाजिक धार्मिक मामलों में भी कम दखल देंगे, ताकि लोग फिर से भड़क ना जाएं। बिल्कुल। ये तो हुए प्रशासनिक बदलाव, लेकिन आम भारतीयों के मन पर इसका क्या असर हुआ? कोई स्थायी असर? हाँ, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था। क्या? देखिए, विद्रोह हार गया, लेकिन इसने अनजाने में ही भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। राष्ट्रवाद? वो कैसे? पहली बार ऐसा हुआ था कि अलग अलग इलाकों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग, भले ही उनके तात्कालिक कारण अलग थे, पर वो एक साझे विदेशी दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़े थे। ये जो एक साथ लड़ने का और फिर एक साथ दमन झेलने का अनुभव था, इसने एक धुंधली सी ही सही पर हम भारतीय वाली भावना जगाई। अच्छा। कि हम सब एक हैं और हमारी किस्मत एक है। हाँ, कुछ इस तरह की भावना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1857 की हार नहीं आगे की आजादी की लड़ाई की नींव रखी? काफी हद तक। इसने लोगों को सिखाया कि संगठित होना जरूरी है, एक लक्ष्य के साथ लड़ना जरूरी है। हाँ, 1857 के अनुभव से आने वाली पीढ़ियों ने बहुत कुछ सीखा। उन्हें समझ आया कि सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है, संगठन चाहिए, योजना चाहिए, आधुनिक तरीके चाहिए और एक साफ राष्ट्रीय सोच चाहिए। और इसी के बाद फिर कांग्रेस वगैरह बनी? जी, इसी पृष्ठभूमि में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 जैसे मंच बने, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिशा दी। और 1857 के जो हीरो थे, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, उनकी कहानियां प्रेरणा बनी। बिल्कुल, वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो संक्षेप में कहें तो 1857 ने दो बड़े काम किए। एक, भारत पर शासन का तरीका बदला, कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार आ गई। हाँ। और दूसरा, इसने भारतीयों के मन में वो राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई जो आगे चलकर आजादी की मशाल बनी। बिल्कुल सही। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने सिर्फ सियासत नहीं बदली, लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें, उनको भी एक नई दिशा दी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक विद्रोह जो अपने मकसद में नाकाम रहा, वो अनजाने में एक बहुत बड़े मकसद, भारत की आजादी की जमीन तैयार कर गया। हाँ, इतिहास कई बार ऐसे ही काम करता है। हार में भी जीत के बीज छिपे होते हैं। 1857 के लोगों का बलिदान शायद उस वक्त बेकार लगा हो। हाँ, तात्कालिक रूप से, लेकिन उसने जो राष्ट्रीय चेतना जगाई वो अमूल्य थी। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो या फिर गांधी जी के आंदोलन, उनके लिए एक भावनात्मक, एक मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया। ये याद दिलाता है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल, उसका असर किसी न किसी रूप में भविष्य पर पड़ता ही है। मतलब 1857 की क्रांति, वो जो पहला बड़ा संगठित प्रयास था, उसके बाद आखिर क्या बदला? कैसे वो जो बिखरे हुए विरोध थे, उन्होंने धीरे धीरे एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन का रूप लेना शुरू किया। हम उन्हीं शुरुआती सालों को समझने की कोशिश करेंगे आज। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ नोट्स हैं, इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 1857 के बाद से लेकर मान लीजिए करीब 1908 तक का जो समय था वो कैसा था, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन से नेता उभरे और उनकी सोच, उनकी विचारधारा क्या थी जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की पूरी नींव रखी।
हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो सोच है, जो उनका असर हुआ, उसको समझना है। बिल्कुल। देखिए 1857 एक बहुत बड़ा मोड़ था, इसमें कोई शक नहीं। उसने अंग्रेजों को भी बहुत कुछ सिखाया और भारतीयों को भी। लेकिन जिसे हम एक संगठित, एक पैन इंडिया मतलब अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन कहते हैं ना, उसकी जो असली शुरुआत है वो इसके बाद ही हुई। तो आज हम उसी शुरुआती दौर की जो परतें हैं उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। कैसे अलग अलग सोच बनी, कैसे नेतृत्व उभरा, कैसे रणनीतियों पर बहस शुरू हुई। ये वो वक्त था जब भविष्य के भारत की जो राजनीतिक तस्वीर है वो एक तरह से बननी शुरू हो रही थी। तो सबसे पहले 1857 के असर से ही शुरू करते हैं। एक चीज जो मतलब इन स्रोतों से साफ पता चलती है वो ये कि अंग्रेजों को झटका तो बहुत जोर का लगा था। हाँ बिल्कुल। उन्हें ये समझ आ गया कि भाई भारत पर सिर्फ फौज के दम पर राज करना आसान नहीं है, और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी नीतियों में भी बदलाव किए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। कंपनी राज को खत्म कर दिया। ये एक बड़ा संवैधानिक बदलाव था। और साथ ही जैसा आपने कहा, अंग्रेजों ने अपनी जो फूट डालो और राज करो की नीति थी ना, उसको और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा सोचा समझा तरीके से लागू करना शुरू किया। खासकर सेना में देखिए, या फिर जो रियासतें थीं उनके प्रति उनकी नीति बदली। उन्हें यह भी लगा कि जो भारतीय समाज के पारंपरिक नेता हैं, जैसे जमींदार हो गए, राजे रजवाड़े हो गए, उनको थोड़ा साथ लेकर चलना जरूरी है। अच्छा, और भारतीयों के लिए क्या सबक था इसमें? मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा सबक एकता का रहा होगा कि भाई अलग अलग जगहों पर लड़ाइयां तो हुई, अलग अलग नेताओं ने लड़ी, पर एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ कोई एक राष्ट्रीय रणनीति, उसकी कमी शायद महसूस हुई। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। 1857 की जो विफलता थी उसने कई भारतीय बुद्धिजीवियों को, नेताओं को सोचने पर मजबूर किया कि अंग्रेजी हुकूमत का अगर मुकाबला करना है तो एक स्थायी, एक संगठित और सबसे जरूरी एक अखिल भारतीय मंच की जरूरत है। देखिए, छोटे छोटे स्थानीय संगठन तो पहले भी थे, जैसे आपने पूना सार्वजनिक सभा का नाम सुना होगा, या इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में, लेकिन एक नेशनल लेवल के संगठन की कमी वो बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और शायद इसी जरूरत ने फिर जन्म दिया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एग्जैक्टली। ये तो भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। हाँ। लेकिन एक बात जो थोड़ी हैरान करती है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, कि इसकी नींव रखने में एक अंग्रेज, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम का बड़ा हाथ था। ये कैसे हुआ? मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है और इस पे इतिहासकारों में बहस भी रही है। ह्यूम का असल मकसद क्या था, इस पे अलग अलग राय हैं। एक थ्योरी है जिसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहते हैं, शायद आपने सुना हो। हाँ, सेफ्टी वाल्व। हाँ, तो वो ये कहती है कि ह्यूम और उस वक्त के जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड डफरिन, वो चाहते थे कि भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा है उसे बाहर निकलने का एक शांतिपूर्ण, एक सुरक्षित रास्ता मिल जाए, अच्छा। ताकि वो फिर से 1857 जैसे किसी हिंसक विद्रोह का रूप न ले ले। तो कांग्रेस एक ऐसा मंच बन जाए जहां जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो अपनी मांगे रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक दायरे में। तो क्या ये मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों की ही एक चाल थी, या ह्यूम की कुछ अपनी सोच भी थी? देखिए, अब पूरी तरह चाल कहना शायद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा। हो सकता है ह्यूम की अपनी कुछ सहानुभूति भी रही हो भारतीय आकांक्षाओं के साथ। वो एक रिटायर्ड अफसर के, शायद उन्हें सिस्टम की कमियां दिखती हों। लेकिन ये बात भी सच है कि शुरुआती कांग्रेस का जो रवैया था वो ब्रिटिश शासन के प्रति काफी, कह सकते हैं, नरम था। इसके जो शुरुआती नेता थे, जिन्हें हम नरम दल या मॉडरेट्स कहते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सब लोग ब्रिटिश न्यायप्रियता में, उनकी फेयरनेस में एक हद तक विश्वास रखते थे। हाँ, दादा भाई नौरोजी का तो नाम बहुत बड़ा है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो तो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने थे। बिल्कुल। तो इन नरम दलीय नेताओं का तरीका क्या था, काम करने का ढंग क्या था? स्रोतों में 3 Ps का जिक्र बार बार आता है, ये क्या है? हाँ, 3 Ps ये इनके काम करने के तरीके को बताता है। पिटिशंस यानी याचिका, प्रेयर्स यानी प्रार्थना, और प्रोटेस्ट्स यानी विरोध। लेकिन ये विरोध भी, जैसा मैंने कहा, संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से होता था। इनका मानना था कि अगर हम तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात ब्रिटिश सरकार के सामने और ब्रिटिश जनता के सामने रखेंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और जरूरी सुधार करेंगे। वो मतलब एकदम से आजादी की मांग नहीं कर रहे थे उस वक्त। तो उनकी मुख्य मांगें किस तरह की थीं, जैसे प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी हो, इस तरह की चीजें? हाँ बिल्कुल, उनकी मुख्य मांगे थीं कि भाई जो विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनका विस्तार किया जाए, उनमें चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, सिविल सेवा परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो, ताकि ज्यादा भारतीय उसमें बैठ सकें, हिस्सा ले सकें।
फिर सेना पर जो भारी खर्च होता है उसे कम किया जाए, नमक कर जैसे जो टैक्स थे उन्हें हटाया जाए, और एक बहुत जरूरी मांग थी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग हों। और हाँ, दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी थी, धन निकासी का सिद्धांत, वो भी इसी दौर में आई। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का पैसा, भारत का धन अलग अलग तरीकों से ब्रिटेन जा रहा है। ये ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना का एक बहुत बड़ा और मजबूत आधार बनी। तो ये एक तरह से मतलब ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही सुधार करने की कोशिश थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन याचिकाओं और प्रार्थनाओं का कोई खास असर हो भी रहा था? जी। क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं कि एक गरम दल भी उभरता है, तो लगता है कि शायद इन नरम दल के तरीकों से लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। देखिए, असर तो हो रहा था, लेकिन बहुत धीमा, बहुत ही धीमी गति से। जैसे 1892 में एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, जिसने विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा बढ़ाया, पर वो नाकाफी था, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। नरम दल की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये मानी जा सकती है कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, ब्रिटिश शासन का जो शोषक चरित्र था, खासकर आर्थिक शोषण, उसको उजागर किया, और आने वाले आंदोलन के लिए एक बहुत मजबूत वैचारिक नींव तैयार की। लेकिन हाँ, उनकी जो धीमी गति थी और ब्रिटिश सरकार का जो टालमटोल वाला रवैया था, उससे धीरे धीरे असंतोष तो पैदा हो ही रहा था, खासकर जो युवा पीढ़ी थी उसमें। और फिर आया साल 1905 और लॉर्ड कर्जन का वो फैसला, बंगाल का विभाजन। ये एक ऐसी घटना थी जिसने जैसे मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया। स्रोतों से तो यही पता चलता है कि इसके पीछे का इरादा सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्जन ने तर्क तो यही दिया कि भाई बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, पूर्वी बंगाल और असम, जो मुस्लिम बाहुल इलाका था, और बाकी का बंगाल, जो हिंदू बहुल था। लेकिन असली मकसद, जैसा सब जानते हैं, वो था बंगाल में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ बन चुका था, उसे तोड़ना और हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का एक बहुत ही क्लासिक सोचा समझा उदाहरण था। लेकिन इसका नतीजा तो शायद उल्टा ही हो गया। हाँ, बिल्कुल उल्टा हुआ। विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ, वो तो अभूतपूर्व था। स्वदेशी आंदोलन। हाँ, स्वदेशी आंदोलन। और ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी, एक नई ऊर्जा भर दी। स्वदेशी का मतलब ही था अपने देश का। नारा लगा, विदेशी माल का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजों को अपनाओ। और ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं रहा, ये एक आर्थिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया। बहुत व्यापक था इसका असर। किस तरह का असर हुआ इसका? क्या वाकई में लोग विदेशी चीजें छोड़ने लगे थे? हाँ, बड़े पैमाने पर। जो मैनचेस्टर से कपड़ा आता था, लिवरपूल से नमक आता था, उसका बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई जगह जगह पर। छात्रों ने स्कूलों में विदेशी चीनी से बनी मिठाइयां खाने से इनकार कर दिया। धोबियों ने कहा, हम विदेशी कपड़े नहीं धोएंगे। अच्छा। हाँ, ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट थी। और इसका दूसरा पहलू ये था कि स्वदेशी उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला। कई स्वदेशी कपड़ा मिलें खुलीं, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां लगीं, स्वदेशी बैंक खुले, बीमा कंपनियां खुलीं। आचार्य पीसी, रे की जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो इसी दौर की देन है। जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट लगाने की जो योजना बनाई, वो भी इसी माहौल में बनी। और आपने कहा कि ये सांस्कृतिक आंदोलन भी था, जी। मतलब शिक्षा और कला पर भी असर पड़ा। बिल्कुल, बहुत गहरा असर पड़ा। छात्रों ने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनी, जिसके तहत कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले प्रिंसिपल अरबिंदो घोष बने। अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। कला, साहित्य, संगीत, हर चीज पर स्वदेशी की छाप दिखने लगी। ये एक तरह से राष्ट्रीय आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आंदोलन बन गया था। और इसमें महिलाओं और छात्रों की भागीदारी वो भी जबरदस्त थी, अभूतपूर्व। तो इसी स्वदेशी आंदोलन की गर्मी और शायद नरम दल के तरीकों से जो असंतोष बढ़ रहा था, उसी ने कांग्रेस के अंदर एक नए गुट को जन्म दिया, गरम दल, जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट्स कहा गया। ये कौन लोग थे और इनकी सोच नरम दल वालों से कितनी अलग थी? हाँ, ये वो नेता थे जिन्हें अब याचिकाओं और प्रार्थनाओं पर, मतलब 3 पीस पर भरोसा नहीं रह गया था। उन्हें लगता था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसे छीनना पड़ेगा। बंगाल विभाजन और उसके बाद सरकार का जो दमनकारी रवैया था, उसने उनकी इस सोच को और पक्का कर दिया। इनमें सबसे प्रमुख 3 नेता माने जाते हैं, लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल की तिकड़ी कहा जाता था। और इनके साथ अरबिंदो घोष भी थे, जो एक प्रमुख विचारक और नेता थे इस धारा के।
अच्छा, तो इनकी मांगें क्या थीं और तरीके क्या थे? नरम दल से कैसे अलग थे? देखिए, जहां नरम दल ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही धीरे धीरे स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहता था, वहीं गरम दल का लक्ष्य साफ था, स्वराज, यानी पूरी स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तिलक का वो मशहूर नारा तो आपको याद ही होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त की एक पूरी पीढ़ी की आकांक्षा बन गया था। ये सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, बल्कि विदेशी शासन से हर तरह की मुक्ति चाहते थे, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर तरह की। और इनके तरीके भी ज्यादा सक्रिय थे, ज्यादा जुझारू थे, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस। तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक त्योहारों का इस्तेमाल किया, लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए। उन्होंने अपने अखबारों केसरी जो मराठी में था और मराठा जो अंग्रेजी में था, उनके जरिए भी अपने विचारों को बहुत जोरदार तरीके से फैलाया। तो अब कांग्रेस के अंदर दो बिल्कुल साफ साफ विचारधाराएं बन गई थीं। एक जो संवैधानिक सुधारों में यकीन रखती थी और दूसरी जो सीधे संघर्ष और पूर्ण स्वराज की बात कर रही थी। तो जाहिर है इनमें टकराव तो होना ही था। हाँ, बिल्कुल। और ये टकराव खुलकर सामने आ गया 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, सूरत सेशन में। दोनों गुटों के बीच अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर और स्वदेशी बहिष्कार जैसे प्रस्तावों को लेकर मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि वहां नौबत हाथापाई तक आ गई। अच्छा। हाँ, मंच पर कुर्सियां तक चली। अधिवेशन बीच में ही भंग हो गया और कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। नरम दल वालों ने गरम दल के नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसी को इतिहास में सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन कहते हैं। ओह, तो इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या असर पड़ा होगा? क्योंकि एक तरफ तो स्वदेशी आंदोलन से इतनी ऊर्जा आई थी, लोगों में इतना जोश था, और दूसरी तरफ जो मुख्य राष्ट्रीय संगठन था वो ही टूट गया। हाँ, असर तो मतलब तात्कालिक असर तो नकारात्मक ही हुआ। जाहिर है, जब मुख्य पार्टी ही टूट जाए तो आंदोलन कमजोर तो पड़ेगा ही। अंग्रेजों को भी मौका मिल गया। उन्होंने गरम दल के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय को भी कुछ समय के लिए देश से निकाल दिया गया। बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष ने एक तरह से सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ सालों के लिए एक किस्म का ठहराव सा आ गया। वो जो स्वदेशी वाली ऊर्जा थी वो थोड़ी मंद पड़ गई। और इसी उथल-पुथल के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका जिक्र मिलता है 1906 में, मुस्लिम लीग का गठन। क्या इसका सूरत स्प्लिट से या स्वदेशी आंदोलन से कोई सीधा संबंध था? सीधे तौर पे शायद नहीं, लेकिन ये उसी दौर की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी उसी का एक हिस्सा था। देखिए, बंगाल विभाजन ने जहां एक तरफ राष्ट्रीय एकता को मजबूती दी, स्वदेशी आंदोलन चलाया, वहीं दूसरी तरफ इसने मुसलमानों के एक वर्ग में, खासकर जो अभिजात वर्ग था, उसमें अपनी अलग पहचान और अपने राजनीतिक हितों को लेकर एक चिंता भी पैदा की। और अंग्रेजों ने भी इस भावना को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इसे शिमला डेप्यूटेशन कहते हैं। हाँ, सुना है। और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की और सरकारी नौकरियों में भी विशेष रियायतें मांगी। अंग्रेज तो यही चाहते थे। उन्होंने इस मांग को हाथों हाथ लिया और उसी साल ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो अंग्रेजों की वो फूट डालो और राज करो वाली नीति वो यहाँ भी काम कर गई? लीग का जो शुरुआती उद्देश्य घोषित किया गया वो था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। अंग्रेजों ने इसे कांग्रेस के मुकाबले में खड़ा करने की पूरी कोशिश की। हालांकि यह कहना होगा कि शुरुआत में लीग का प्रभाव बहुत सीमित था, ज्यादातर अभिजात वर्ग तक ही था। लेकिन इसने भारतीय राजनीति में एक अलग, एक सांप्रदायिक धारा की शुरुआत जरूर कर दी, जिसके आगे चलकर बहुत दूरगामी और दुखद परिणाम हुए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, 1908 आते आते तस्वीर ये बन रही थी कि राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा था। कांग्रेस टूट चुकी थी, गरम दल के बड़े नेता या तो जेल में थे या राजनीति से दूर हो गए थे, और मुस्लिम लीग एक अलग राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही थी। स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआती जोश था वो भी कुछ ठंडा पड़ गया था, अपनी अपनी सीमाएं सामने आ चुकी थीं। सिर्फ याचिकाओं से बात नहीं बन रही थी, ये साफ हो गया था। और दूसरी तरफ बिना एक व्यापक जनसंगठन और तैयारी के सिर्फ जोशीले नारों और भावनात्मक अपीलों से भी लगातार आंदोलन चलाना मुश्किल था। सूरत स्प्लिट ने यह भी दिखाया कि आपसी एकता कितनी जरूरी है और फूट कितना नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन इस दौर ने भविष्य के संघर्ष की जमीन भी तैयार की, ये भूलना नहीं चाहिए। स्वदेशी आंदोलन ने जन भागीदारी का महत्व दिखाया, बहिष्कार जैसा एक शक्तिशाली हथियार दिया और स्वराज्य का जो लक्ष्य था उसे राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया। तो हमने देखा कि कैसे 1857 के बाद
धीरे धीरे ही सही पर एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन ने शक्ल लेनी शुरू की। कांग्रेस का मंच बना, जहां पहले नरम दल ने संवैधानिक सुधारों की बात की। फिर बंगाल विभाजन जैसी घटनाओं ने माहौल बदला और स्वदेशी आंदोलन और गरम दल ने संघर्ष और सीधे स्वराज्य का नारा बुलंद किया। अलग विचारधाराएं थीं, अलग अलग रणनीतियां थीं जो सामने आईं और आजमाई गईं। सूरत विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इन घटनाओं ने आंदोलन के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि राष्ट्रीय चेतना अब जड़ें जमा चुकी थी और आज़ादी की जो तड़प थी वो लगातार बढ़ रही थी। और जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं कि मंच अब तैयार हो रहा था एक ऐसी शख्सियत के भारतीय राजनीति में प्रवेश के लिए जो इन सभी धाराओं से, नरम दल से भी, गरम दल से भी कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन अपना एक बिल्कुल नया, एक अनोखा रास्ता बनाएगा। एक ऐसा रास्ता जो करोड़ों आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ेगा। सही कहा आपने। ये दौर एक तरह से उस आने वाले बड़े तूफान के पहले की शांति जैसा था, या कहें कि तैयारी जैसा था। इसने कई सवाल खड़े कर दिए थे जिनके जवाब तलाशे जाने थे। आज़ादी कैसे मिलेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, रास्ता संवैधानिक सुधारों का होगा या फिर संघर्ष का? क्या देश की एकता बनी रहेगी या विभाजन की रेखाएं और गहरी होंगी? और ये हमें आज के लिए एक सोचने वाले बिंदु पे छोड़ जाता है। इन शुरुआती राष्ट्रवादियों ने, चाहे वो नरम दल के रहे हों या गरम दल के, उन्होंने जिस राष्ट्र की, जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, क्या वो कल्पना आगे चलकर वैसी ही रही या उसमें भी बदलाव आए? क्या राष्ट्रवाद का अर्थ और उसकी दिशा समय के साथ विकसित होती गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम आगे की खोज के लिए खुला छोड़ सकते हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद बढ़ रहे थे, और ये साफ था कि स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा, शायद एक नए नेतृत्व की जरूरत थी। बिल्कुल, एक तरह का ठहराव सा आ गया था, कह सकते हैं। हाँ, और ठीक इसी माहौल में 1915 में एक व्यक्ति भारत लौटते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। जी, पूरे 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद। बिल्कुल, और वहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग भी किया था। हाँ, वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ आगे चलकर। तो आज हम गांधी जी के उन्हीं शुरुआती सालों पर, उनके आंदोलनों पर जरा गहराई से बात करेंगे। जी, खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग का जो भयानक हत्याकांड हुआ, उसने कैसे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन शुरुआती पर बहुत जरूरी घटनाओं के असर को, उनके महत्व को समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो गांधी जी 1915 में भारत आए, पर आते ही उन्होंने कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? उन्होंने तो पहले करीब 1 साल पूरा देश घुमा। हाँ, वो भी ट्रेन के तीसरे दर्जे में। गाँव में गए, छोटे कस्बों में गए। क्यों? वो क्या समझना चाह रहे थे? वो असल भारत को देखना चाहते थे, लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं समझना, जमीनी हकीकत जानना चाहते थे, सीधे लोगों से जुड़ना चाहते थे। अच्छा। और यहीं पर, जैसा मैंने कहा, उनके दक्षिण अफ्रीका वाले अनुभव का महत्व सामने आता है। वहां का सत्याग्रह सिर्फ कोई विरोध का तरीका भर नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक नैतिक ढांचा था, एक आध्यात्मिक बल था उसमें। सही कहा। उन्होंने वहां ये दिखा दिया था कि बिना हिंसा के, सिर्फ सच और दृढ़ इरादे के दम पर संगठित लोग बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। हाँ, और उसे झुका भी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं थी, ये एक आजमाया हुआ सफल तरीका था, और इसी अनुभव ने भारत में उनके आंदोलनों की नींव रखी। सही है। तो इस पूरे दौरे और समझ के बाद जी। गांधी जी ने ये सत्याग्रह भारत में आजमाना शुरू किया। जी, लेकिन पहले स्थानीय स्तर पर। जी हाँ, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले छोटे स्थानीय मुद्दों पर। उनके शुरुआती 3 आंदोलन बहुत मशहूर हुए। जी। पहला था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। जी, चंपारण। वहां क्या मसला था? देखिए, चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक थे, वो भारतीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अच्छा, जबरदस्ती? हाँ, मतलब किसानों की मर्जी नहीं होती थी, वो अपनी जमीन पर चावल या दालें उगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नील उगाना पड़ता था। और शर्तें भी शायद बहुत खराब थीं। बहुत खराब, दाम बहुत कम मिलता था, किसान कर्ज में डूबे हुए थे, हालत बहुत बुरी थी। और तब गांधी जी वहां पहुंचे। हाँ, राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान थे, वो उन्हें बुलाकर ले गए थे। अच्छा, तो गांधी जी ने वहां जाकर क्या किया? सीधे आंदोलन शुरू कर दिया? नहीं, पहले उन्होंने पूरी स्थिति को समझा, किसानों से बात की, सबूत इकट्ठे किए, पूरी जांच पड़ताल की। फिर उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया कि अहिंसक तरीके से कैसे विरोध करना है। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि सरकार पर दबाव बना, उन्हें झुकना पड़ा, एक जांच कमेटी बैठानी पड़ी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे, और आखिरकार तिनकटिया प्रणाली खत्म हुई, किसानों को राहत मिली। तो ये भारत में गांधी जी के सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। बिल्कुल।
और इसने पूरे देश में एक संदेश भेजा, दिखाया कि ये नया तरीका कारगर है। हाँ, क्योंकि अब तक तो या तो नरम दल वाले सिर्फ अर्जियां देते थे या फिर गरम दल वाले या क्रांतिकारी हिंसक रास्ते की बात करते थे। गांधी जी ने एक तीसरा अहिंसक लेकिन मजबूत रास्ता दिखाया। सही। चंपारण के ठीक अगले साल 1918 में 2 और मामले हुए। एक गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह। जी, खेड़ा। वहां क्या हुआ था? खेड़ा में उस साल फसल बर्बाद हो गई थी, सूखा पड़ा था, अकाल जैसी स्थिति थी। और कानून ये था कि अगर फसल 1/4 से भी कम हो तो किसानों का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेज अधिकारी माने नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, वो लगान वसूली पर अड़े हुए थे। किसानों की हालत पहले ही खराब थी, ऊपर से लगान का बोझ। तो फिर गांधी जी ने मोर्चा संभाला। हाँ, गांधी जी और सरदार पटेल जैसे नेता वहां पहुंचे। उन्होंने किसानों से कहा कि लगान मत दो, और अगर सरकार जबरदस्ती करे तो शांति से उसका सामना करो। ये तो मुश्किल रहा होगा, सरकार ने सख्ती नहीं की। बहुत सख्ती की, लोगों की जमीनें, जानवर जब्त करने की कोशिश की, डराया धमकाया, लेकिन किसान डटे रहे। आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। एक समझौता हुआ, पूरी तरह तो नहीं, पर किसानों को काफी राहत मिली। लगान माफ किया गया उनका, जो दे नहीं सकते थे। तो खेड़ा ने भी सत्याग्रह की ताकत को फिर से साबित किया। जी, और किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया। ये भी दिखाया कि गांधी जी सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करते, वो जमीन पर नतीजे भी लाते हैं। और उसी साल 1918 में ही एक और संघर्ष हुआ अहमदाबाद में, पर ये किसानों का नहीं था। नहीं, ये अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का मामला था। अच्छा, मिल मजदूर। वहां क्या मुद्दा था? वहां प्लेग फैला था, हाँ। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए एक प्लेग बोनस देना शुरू किया था। जब प्लेग खत्म हुआ तो मालिक वो बोनस बंद करना चाहते थे, लेकिन उस बीच महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो मजदूर वेतन में बढ़ोतरी मांग रहे थे, करीब 50%। मालिक 20% से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। तो गतिरोध बन गया। हाँ, और मजदूर हड़ताल पर चले गए। तब गांधी जी को बुलाया गया मध्यस्थता के लिए। गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने पूरा मामला समझा, दोनों पक्षों की बात सुनी और हिसाब लगाया कि मजदूरों की 35% वेतन बढ़ोतरी की मांग जायज है। लेकिन मिल मालिक शायद माने नहीं माने। हड़ताल लंबी खींचने लगी, मजदूरों का हौसला टूटने लगा। और यहीं पर गांधी जी ने वो कदम उठाया जो बहुत चर्चा में रहा, अनशन। जी, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये अनशन किसके खिलाफ था? मिल मालिकों पर दबाव बनाने के लिए? नहीं, गांधी जी ने साफ कहा कि उनका अनशन मिल मालिकों पर दबाव के लिए नहीं, बल्कि हड़ताली मजदूरों का साथ देने, उनका संकल्प मजबूत करने और उन्हें अहिंसा पर टिकाए रखने के लिए है। अच्छा, मतलब मजदूरों के लिए? हाँ, ताकि वो हताश होकर कोई गलत कदम न उठाएं, हिंसा ना करें। ये एक नैतिक दबाव था जो दोनों तरफ काम कर गया। और फिर आखिरकार मिल मालिक माने, 35% बढ़ोतरी पर समझौता हुआ और हड़ताल खत्म हुई। तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये 3 लगातार सफलताएं, इनका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ा? ये सिर्फ स्थानीय जीते तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असर बहुत बड़ा और गहरा था। पहली बात तो ये कि इन आंदोलनों ने गांधी जी को आम जनता का नेता बना दिया। हाँ, मतलब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का नहीं। बिल्कुल, किसान, मजदूर, आम भारतीय महसूस करने लगा कि ये आदमी हमारी भाषा बोलता है, हमारे मुद्दे समझता है, हमारे लिए लड़ता है। वो सीधे जनता से जुड़ गए। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात, इन सफलताओं ने गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके को भारत में स्थापित कर दिया। हाँ, अब वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का कोई प्रयोग नहीं रहा। सही कहा, ये भारत की जमीन पर परखा हुआ सफल हथियार बन गया। इसने दिखाया कि अहिंसा कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक ताकत है। तो कह सकते हैं कि इन 3 घटनाओं ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभार दिया। रातों रात तो नहीं, लेकिन हाँ, वो एक ऐसे सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे जिसकी तरफ पूरा देश उम्मीद से देखने लगा। ये उनके तरीके का, उनके मेथड का राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। कि आम लोग भी संगठित होकर बिना हिंसा के शक्तिशाली सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल। ये सब चल ही रहा था, गांधी जी की पहचान बन रही थी, लेकिन इसी दौरान दुनिया में भी बड़े बदलाव आ रहे थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1918 में। जी, और युद्ध के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों का काफी साथ दिया था। हाँ, इस उम्मीद में कि भाई युद्ध खत्म होगा तो हमें कुछ अधिकार मिलेंगे, स्वशासन की तरफ कुछ कदम बढ़ेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उल्टा? हाँ। मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने वादे तो भुला ही दिए, उल्टे उन्हें डर सताने लगा। युद्ध के बाद बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाएं, क्रांतिकारियों की गतिविधियां, उन्हें लगा कि अब सख्ती करनी पड़ेगी। तो अधिकार देने के बजाय उन्होंने दमन का रास्ता चुना। हाँ, वो किसी भी तरह के विरोध को, किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचल देना चाहते थे। और इसी सोच का नतीजा था 1919 का वो बदनाम कानून, रॉलेट एक्ट। एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जिसे आमतौर पर रॉलेट एक्ट कहा गया। इसे काला कानून भी कहते हैं। क्यों? ऐसा क्या था इसमें? काला कानून इसलिए क्योंकि ये न्याय के सारे सिद्धांतों के खिलाफ था। इसने पुलिस को बेहिसाब ताकत दे दी थी। जैसे कि
पुलिस किसी भी भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, बिना वारंट के। बिना वारंट? और फिर उस व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। कोई ज्यूरी नहीं, अपील का अधिकार भी बहुत सीमित। मतलब न वकील, न दलील, न अपील? बिल्कुल। ये तो अंग्रेजों के अपने ही न्याय के सिस्टम का मजाक था। ये सीधे सीधे नागरिक आजादी पर हमला था। जाहिर है इसका तो जबरदस्त विरोध हुआ होगा पूरे देश में। होना ही था। गांधी जी ने इसे एक राष्ट्रीय अपमान माना। उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है कि स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय अन्याय के खिलाफ लड़ा जाए। जी। और उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक देशव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। हड़तालें, सभाएं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हाँ, 6 अप्रैल 1919 की तारीख तय हुई थी शायद। और पूरे देश में, खासकर पंजाब में, विरोध की एक लहर सी दौड़ गई। जी, पंजाब में स्थिति पहले से ही थोड़ी तनावपूर्ण थी। सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी। कई जगह लाठीचार्ज हुए, गोलियां भी चलीं। माहौल गर्मा रहा था। बिल्कुल। और इसी बिगड़ते माहौल में आई वो तारीख 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। और जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। उफ, जलियांवाला बाग। उस दिन क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताएं। बैसाखी का दिन था। हाँ, बैसाखी पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। हजारों लोग? हाँ, अब उनमें बहुत से लोग तो आसपास के गांवों से आए थे, त्योहार मनाने, शहर घूमने। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि शहर में मीटिंग वगैरह पर रोक लगी हुई है। वो बस मेले जैसा माहौल समझकर बाग में आ गए थे। और कुछ लोग शायद विरोध सभा के लिए भी आए थे। जी, कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में और अपने 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी रिहाई के लिए बुलाई गई एक शांतिपूर्ण सभा में हिस्सा लेने आए थे। भीड़ में औरतें, बच्चे भी थे। हाँ, काफी संख्या में थे, बच्चे भी थे। और वो बाग, वो चारों तरफ से मकानों और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। निकलने का रास्ता? निकलने का बस एक मुख्य रास्ता था, और वो भी काफी संकरा। कुछ और छोटे मोटे रास्ते थे, लेकिन मुख्य वही एक था। और तभी वहां जनरल डायर पहुंच गया। हाँ, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ। गुरखा और बलूच सैनिक थे शायद। उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी थी, सुना है। थी, लेकिन वो बाग के अंदर घुस नहीं पाई क्योंकि रास्ता संकरा था। फिर उसने क्या किया? कोई चेतावनी दी? कोई चेतावनी नहीं। उसने आते ही सबसे पहले निकलने के उस मुख्य रास्ते को अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। रास्ता बंद करवा दिया? हाँ, ताकि कोई भाग ना सके। और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस निहत्थी शांत भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। हे भगवान! निहत्थी भीड़ पर। जी। और सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। कहा जाता है करीब 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चली। 1650 राउंड। लोग जान बचाने के लिए भागे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, पर दीवारें ऊंची थी। बाग में एक कुआं था, कई लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए। कुएं में? हाँ, बाद में उस कुएं से ही 100 से ज्यादा लाशें निकली। पूरा बाग मिनटों में लाशों और घायलों से पट गया। चीख पुकार, हाहाकार मच गया। ये तो नरसंहार था। बिल्कुल। सोचा समझा नरसंहार। बिल्कुल, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं, ये सीधे सीधे हत्या थी। सरकारी आंकड़ों ने तो मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई, 379। सिर्फ 379? हाँ, और घायल 1200 के करीब। लेकिन ये आंकड़े झूठे थे। कांग्रेस की अपनी जांच कमेटी बनी और दूसरे अनुमानों के मुताबिक मरने वालों की असली संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। 1000 से ज्यादा? और घायल तो पता नहीं कितने थे। और क्रूरता देखिए, शहर में मार्शल लॉ लगा था, कर्फ्यू था। घायलों को समय पर मदद भी नहीं मिल पाई। कई लोग इलाज के अभाव में मर गए। और जनरल डायर, उसका क्या हुआ? उसने क्या कहा इस बारे में? जनरल डायर ने बाद में जो हंटर कमीशन बैठी थी जांच के लिए, उसके सामने बड़ी बेशर्मी से यह कबूल किया। क्या कबूल किया? उसने कहा कि उसने गोली भीड़ को हटाने के लिए नहीं चलाई थी, बल्कि पंजाबियों के मन में खौफ पैदा करने, उन्हें नैतिक सबक सिखाने के लिए चलाई थी। सबक सिखाने के लिए? हाँ, उसने ये भी कहा कि अगर वो बख्तरबंद गाड़ियां अंदर घुस पाती तो वो मशीनों का इस्तेमाल करता, और अगर उसके पास और गोलियां होती तो वो और चलवाता। ये तो हद दर्जे की क्रूरता और अमानवीयता है। बिल्कुल। इस एक घटना ने, डायर के इस कबूलनामे ने ब्रिटिश राज का जो सभ्य होने का दावा था ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी। उनका असली बेरहम चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जब ये खबर फैली होगी पूरे देश में, क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? लोग तो सुन रह गए होंगे। सुन्न, स्तब्ध। एक गहरा सदमा लगा सबको। गुस्सा था, बेबसी थी। जिन लोगों को अब भी लगता था कि अंग्रेजी राज में शायद कुछ न्याय है, कुछ उदारता है, उनका वो भ्रम पूरी तरह टूट गया। हाँ, ये समझ आ गया कि ये हुकूमत अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बिल्कुल। इस हत्याकांड का एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक विरोध भी हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ किया था। हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, सर का खिताब। जी, जो उस जमाने में बहुत बड़ा सम्मान था। बहुत बड़ा। उन्होंने इस नरसंहार के विरोध में वो उपाधि लौटा दी। उन्होंने वाइसराय को एक चिट्ठी लिखी जो आज भी पढ़ी जाती है।
बहुत तीखी और मजबूत चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने इस बर्बरता की निंदा की। इस कदम ने जरूर सबको झकझोरा होगा। हाँ, देश में भी और बाहर भी। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंग्रेजों की काफी किरकिरी करवाई। तो ये जो जलियांवाला बाग की घटना थी, ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं था, आप कह रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर, एक निर्णायक मोड़। इसके बहुत दूरगामी असर हुए। जैसे कि? पहला तो जैसा हमने कहा, इसने अंग्रेजी हुकूमत के नैतिक दावों को एकदम खत्म कर दिया। वो जो व्हाइट मैन्स बर्डन, हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं वाला नकाब था, वो उतर गया। सही। दूसरा, डायर का मकसद था डर पैदा करना, लेकिन हुआ उल्टा। इसने भारतीयों के गुस्से को, उनकी आजादी की तड़प को और ज्यादा भड़का दिया। संकल्प और मजबूत हो गया कि अब पूरी आजादी चाहिए। अब समझौतों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और गांधी जी पर इसका क्या असर पड़ा? क्या इस घटना ने उनकी अहिंसा के रास्ते पर सवाल खड़े कर दिए? लोगों ने सोचा होगा कि ऐसी बर्बरता का जवाब तो हिंसा से ही देना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर लगा होगा वो सही ना था, लेकिन गांधी जी का नजरिया अलग था। इस घटना ने उनके अहिंसा के सिद्धांत को कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत किया। अच्छा। वो कैसे? उन्हें ये विश्वास और पक्का हो गया कि ब्रिटिश राज नैतिक रूप से कितना खोखला और गलत है, और ऐसी सत्ता के खिलाफ अंततः सत्य और अहिंसा की ही जीत होगी। लेकिन साथ ही इस नरसंहार ने उन्हें एक और चीज का एहसास दिलाया। वो ये कि अब ये छोटे छोटे स्थानीय आंदोलनों से बात नहीं बनेगी। अच्छा। अब जरूरत है एक बहुत बड़े, पूरे देश को साथ लेकर चलने वाले आंदोलन की, जो हो पूरी तरह अहिंसक, लेकिन इतना ताकतवर, इतना व्यापक हो कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दे। तो जलियांवाला बाग ने उस बड़े आंदोलन की जमीन तैयार की। बिल्कुल। डायर ने गोली चलाकर अनजाने में गांधी जी के सबसे बड़े हथियार को और धार दे दी थी। और वो हथियार था पूरे देश का नैतिक गुस्सा, नैतिक आक्रोश। इसी आक्रोश ने असहयोग आंदोलन जैसे विशाल आंदोलन की नींव रखी। यानी इसने गांधी जी को वो नैतिक बल और जन समर्थन दिया जिसके आधार पर वो आगे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए। सही कहा। इसने दिखा दिया कि जब शांतिपूर्ण विरोध का सामना ऐसी बर्बरता से हो, तो पीछे हटने के बजाय प्रतिरोध को और ज्यादा संगठित, और ज्यादा व्यापक और दृढ़ बनाना ही रास्ता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक खास अनुभव लेकर भारत आए। जी। सत्याग्रह का अनुभव। हाँ, फिर कैसे उन्होंने देश को समझा और चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सफल स्थानीय सत्याग्रह किए, जिससे वो आम जनता के नेता बने और उनकी अहिंसक तरीके की ताकत भी साबित हुई। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून आए और उनका विरोध हुआ, और कैसे उस विरोध को कुचलने के लिए जलियांवाला बाग में वो भयानक नरसंहार हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। सही। तो ये शुरुआती सफलताएं और फिर जलियांवाला बाग की वो त्रासदी, इन दोनों ने मिलकर गांधी जी को भारतीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। हाँ, वो अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन गए, उनके संघर्ष का प्रतीक बन गए। और जलियांवाला बाग ने भले ही थोड़े समय के लिए आंदोलन को झटका दिया हो, लेकिन इसने गांधी जी की अहिंसक रणनीति को एक तरह से अप्रत्याशित बल दिया। वो कैसे? क्योंकि अब देश पहले से कहीं ज्यादा एकजुट था, अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा देख चुका था, और अब वो गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़े लंबे संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहा था। इस त्रासदी ने संघर्ष को असल में और तेज कर दिया। ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना। एक तरफ अहिंसक शांतिपूर्ण विरोध और दूसरी तरफ इतनी भयानक संगठित राजकीय हिंसा। जी। ऐसे में उस अहिंसक प्रतिरोध की अपनी ताकत क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं जो दिल दहला देती हैं, वो किसी देश की, किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर, उसकी यादों पर और उसके भविष्य के रास्ते पर किस तरह का स्थायी असर छोड़ जाती हैं। बहुत गहरा और अमिट असर। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर वाकई सोचने की जरूरत है। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेजों से सहयोग की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी राज भारत में इसलिए टिका है क्योंकि भारतीय ही उसे चलाने में मदद कर रहे हैं। अगर ये सहयोग बंद हो जाए तो। बिल्कुल यही सोच थी, और इसी विचार के साथ 1920 में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, दांव खेला। उन्होंने दो अलग अलग दिख रहे आंदोलनों को एक साथ लाने का फैसला किया। एक था खिलाफत आंदोलन और दूसरा उनका अपना प्रस्तावित असहयोग आंदोलन। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह खिलाफत आंदोलन क्या था और भारतीय मुसलमानों के लिए इतना अहम क्यों हो गया था। बात दरअसल तुर्की के सुल्तान की थी। देखो, पहले विश्व युद्ध से पहले तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, काफी बड़ा,
और उसके सुल्तान को दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान, जिनमें भारत के मुसलमान भी थे बड़ी संख्या में, अपना खलीफा मानते थे, मतलब एक तरह से आध्यात्मिक गुरु। लेकिन पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया, जर्मनी के साथ था वो। तो जीतने वाले देशों ने, खासकर ब्रिटेन ने, ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खलीफा की सारी शक्तियां छीन ली। अब ये बात दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा ये उनके धर्म और उनके नेता का अपमान है। भारत में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इसी को खिलाफत आंदोलन कहा गया। अच्छा, और गांधी जी ने बड़ी समझदारी से, जैसा कई लोग कहते हैं, इस धार्मिक अपमान से उपजे गुस्से को भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। कमाल है, मतलब एक मुद्दा जो तकनीकी रूप से तुर्की का था, उसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना दिया। तो जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, इसका एक बड़ा लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चा बने। क्या ये इतना सीधा था? हाँ, लक्ष्य तो बिल्कुल यही था, और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही साहसिक और दूर की सोचने वाली रणनीति थी। गांधी जी को ये एहसास था कि भारत जैसा बड़ा और विविध देश अंग्रेजों से तब तक नहीं लड़ सकता जब तक उसके दो सबसे बड़े समुदाय, हिंदू और मुसलमान, एक साथ ना खड़े हों। अंग्रेजों की जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसका जवाब वो एकता से देना चाहते थे। खिलाफत के सवाल को असहयोग के साथ जोड़कर उन्होंने करोड़ों भारतीय मुसलमानों को ये महसूस कराया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके मुद्दों को अपना मानते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। इसने मुसलमानों को बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, शायद उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और अंग्रेजों को भी एक साफ संदेश गया कि अब भारतीयों को धर्म के नाम पर बांटना शायद उतना आसान नहीं रहेगा। और इसका असर इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है, बिल्कुल, वो तो हैरान करने वाली है। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं रहा, जी। ये सचमुच देश का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गया। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने सारे लोग एक साथ सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हों, वो भी बिना हथियार। लोग वाकई अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे। सोचिए, उस जमाने में सरकारी नौकरी कितनी बड़ी चीज होती थी, उसे छोड़ देना हिम्मत की बात थी। हजारों लाखों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे देश के बड़े बड़े वकील, उन्होंने अपनी लाखों की प्रैक्टिस छोड़ दी, अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। और सबसे ज्यादा जो चीज नजर आ रही थी, वो था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। हर तरफ हाँ, जगह जगह विदेशी कपड़ों के ढेर लगाकर आग लगाई जा रही थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों पर सीधी आर्थिक चोट थी। लोगों ने हाथ से कते बुने खादी को अपनाना शुरू किया, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ शहरों की पढ़े लिखे लोगों या नेताओं तक ही नहीं रहा, जैसा पहले अक्सर होता था। इसकी आग गांव तक पहुंची। किसान, मजदूर, कारीगर सब इसमें शामिल हुए। औरतें जो अब तक घरों में रहती थीं, वो भी सड़कों पर उतरी, दुकानों पर धरने दिए। छात्र तो खैर इसकी जान थे ही। इसने समाज के हर तबके को छुआ और उन्हें ये एहसास दिलाया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि उनकी अपनी लड़ाई है। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की मांग नहीं थी, ये अंग्रेजी राज की पूरी व्यवस्था, उसके स्कूल, कॉलेज, अदालतें, नौकरियां, उसका आर्थिक ढांचा, सबको शांति से नकारने का, उसे अंदर से खोखला करने का एक संगठित प्रयास था। बिल्कुल। लोगों में एक गजब का आत्मविश्वास जगा, एक नई राजनीतिक चेतना पैदा हुई। माहौल में जबरदस्त गर्मी थी। पूरे देश में एक उम्मीद तैर रही थी, शायद अब स्वराज दूर नहीं। अंग्रेजी हुकूमत वाकई दबाव महसूस कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस शांतिपूर्ण असहयोग से कैसे निपटा जाए। सब कुछ ठीक दिशा में जाता दिख रहा था। लेकिन तभी 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा, जो उस समय तक शायद नक्शे पर भी ठीक से नहीं दिखती होगी। वहां कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। क्या हुआ था वहाँ? ठीक हुआ ये कि चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के समर्थन में और शायद कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे, जैसे खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें और पुलिस की ज्यादतियां। इनके खिलाफ लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। शुरू में शांतिपूर्ण ही था, लेकिन पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, कुछ नेताओं को पीटा भी। इससे भीड़ भड़क गई। पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई, फिर भीड़ पे भी चलाई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। अब भीड़ का गुस्सा वो बेकाबू हो गया। जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागकर थाने में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उग्र भीड़ ने उन्होंने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर से आग लगा दी।
वो एक बहुत भयानक मंजर रहा होगा। थाने के अंदर करीब 22 या 23 पुलिसकर्मी फंस गए और जिंदा जलकर मर गए। ये हिंसा का एक ऐसा नग्न रूप था जो असहयोग आंदोलन के मूल सिद्धांत अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ था। और जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची, इन स्रोतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह हिल गए थे। उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि जिस आंदोलन को उन्होंने सत्य और अहिंसा की नींव पर खड़ा किया था, वो रास्ते से भटक गया है। लोग अभी अहिंसा के उस अनुशासन के लिए तैयार नहीं हैं जिसे वो स्वराज पाने के लिए जरूरी मानते थे। और तब उन्होंने, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से सलाह करके, पर ज्यादातर अपनी अंदर की आवाज सुनकर, एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को फौरन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान कर दिया। हाँ, उनका तर्क सीधा और स्पष्ट था, हालांकि बहुतों के लिए उसे मानना मुश्किल था। उनका मानना था कि अगर आंदोलन में हिंसा आ गई तो वो उसका नेतृत्व नहीं कर सकती। उनके लिए साधन यानी अहिंसा उतना ही पवित्र था जितना साध्य यानी स्वराज। उनका कहना था कि अगर हम हिंसा के जरिए आज़ादी लेंगे तो वो आज़ादी सच्ची नहीं होगी और अंग्रेजों को भी मतलब क्रूरता से दमन करने का खुला बहाना मिल जाएगा, जिससे और ज्यादा निर्दोष जाने जाएंगी। वो मानते थे कि स्वराज पाने से पहले लोगों को आत्म अनुशासन और अहिंसा का पाठ पूरी तरह सीखना होगा। लेकिन हाँ, जाहिर है, जब आप उस वक्त के माहौल को देखते हैं, आंदोलन के जबरदस्त फैलाव और जोश को देखते हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये फैसला सही था? बिल्कुल, और यही वजह थी कि जैसा हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं, गांधी जी के इस फैसले से कांग्रेस के अंदर ही जबरदस्त निराशा फैली। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता तक हैरान रह गए, और जो युवा पीढ़ी थी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो तो बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हुए। उन्हें लगा कि जब दुश्मन दबाव में था, जब जनता का हौसला आसमान पर था, तब सिर्फ एक जगह हुई हिंसा की वजह से पूरे आंदोलन को रोक देना ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है। उनका तर्क था कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी सजा पूरे देश को क्यों दी जाए? क्या एक घटना से पूरे आंदोलन की अहिंसक प्रकृति पर सवाल उठाना ठीक था? निश्चित रूप से ये गांधी जी के पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे ज्यादा विवादास्पद फैसलों में से एक रहा है और इस पर बहस वो आज तक जारी है। इतिहासकार पूछते हैं, क्या गांधी जी ने अहिंसा के अपने सिद्धांत को राष्ट्रीय आंदोलन के तात्कालिक फायदे से ऊपर रखा? क्या ये नैतिकता की जीत थी या राजनीतिक हार? या फिर क्या गांधी जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए आंदोलन को उस सरकारी दमन से बचा लिया जो चौरी चौरा के बाद और ज्यादा भयानक हो सकता था? और इस फैसले का दूरगामी असर क्या हुआ? क्या इसने स्वतंत्रता संग्राम की रफ्तार को धीमा कर दिया या उसे एक नई, ज्यादा परिपक्व दिशा में मोड़ने का मौका दिया? ये सवाल उस दौर को समझने के लिए बहुत अहम है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आंदोलन औपचारिक तौर पर भले ही वापस ले लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया बाद में, लेकिन जैसा इन अंशों से साफ पता चलता है, लोगों के दिलों में जो आज़ादी की चिंगारी जली थी वो बुझी नहीं, जो राजनीतिक चेतना जागी थी वो सोई नहीं, अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ने का जो हौसला पैदा हुआ था वो कम नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। संघर्ष का एक अध्याय जरूर बंद हुआ, एक रणनीति शायद उस वक्त के लिए नाकाम हुई, लेकिन लड़ाई तो जारी रहनी थी। बल्कि इस अचानक आए ठहराव ने, आंदोलन की वापसी और गांधी जी की गिरफ्तारी ने स्वतंत्रता सेनानियों को, कांग्रेस के नेताओं को और सोचने समझने वाले हर भारतीय को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब आगे क्या। अगर बड़े पैमाने पर अहिंसक असहयोग का रास्ता इतना मुश्किल है तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? क्या कोई और तरीका है? हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि अब संघर्ष के तरीके और रणनीतियों पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू होने वाला था। शायद कुछ लोग अब सिर्फ गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं थे। तो आज हमने इस अहम दौर को समझने की कोशिश की, कैसे जलियांवाला बाग के सदमे और गुस्से ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग और खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया, जिसने पहली बार पूरे देश को अभूतपूर्व रूप से एकजुट किया। हमने देखा कि कैसे ये भारत का पहला वास्तविक जन आंदोलन बना, जिसने समाज के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाई और हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा, हालांकि थोड़े समय के लिए ही सही प्रयोग किया। इसने अंग्रेजी हुकूमत को वाकई हिलाकर रख दिया था। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि कैसे चौरी चौरा की एक दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक घटना ने गांधी जी को इतना परेशान किया कि उन्होंने अपने अहिंसा के सिद्धांत पर टिके रहते हुए भारी आलोचनाओं के बावजूद इस विशाल आंदोलन को अचानक रोक दिया। ये दौर कई मायनों में एक मोड़ साबित हुआ। इसने जनता की शक्ति दिखाई, गांधी जी के नेतृत्व को स्थापित किया, अहिंसा की सीमाओं और ताकत की परीक्षा ली और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर रणनीतिक मतभेदों को भी उजागर किया। स्रोत हमें बताते हैं कि आंदोलन रुक गया, पर लड़ाई का तरीका बदलने वाला था। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छूट जाता है, जिसका जवाब शायद इन अंशों में सीधे सीधे नहीं है, पर जिसकी तरफ ये इशारा जरूर करते हैं।
चोरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को इस तरह अचानक रोक देने का स्वतंत्रता संग्राम के भविष्य पर असल में क्या प्रभाव पड़ा? क्या इस अचानक ब्रेक ने अनजाने में ही संघर्ष के दूसरे, शायद ज्यादा उग्र या क्रांतिकारी तरीकों के लिए जमीन तैयार कर दी? क्या इसने उन आवाजों को बल दिया जो मानती थीं कि सिर्फ अहिंसक असहयोग से काम नहीं चलेगा? ये सोचने वाली बात है कि इस एक घटना ने आने वाले दशकों की लड़ाई की दिशा तय करने में क्या भूमिका निभाई होगी। साइमन कमीशन भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने भेजा था संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए। ऊपर से तो ये ठीक लगता है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर, लेकिन इसकी गठन में ही, मतलब इसकी बनावट में ही एक बड़ा पेंच था। वो क्या था? क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। 7 सदस्य थे इसमें, और सातों के सातों ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं। अच्छा, एक भी भारतीय सदस्य नहीं? जी नहीं। और यही बात भारतीयों को बहुत चुभ गई, अपमानजनक लगी कि भाई हमारे देश का भविष्य तय होगा और हमारी ही कोई आवाज नहीं होगी उसमें। जाहिर है ये तो एक तरह से राष्ट्रीय अपमान हुआ। तो फिर प्रतिक्रिया क्या हुआ जब वो भारत आए? प्रतिक्रिया जबरदस्त थी, राष्ट्रव्यापी। जैसी कमीशन ने भारत में कदम रखा, हर तरफ काले झंडे, विरोध प्रदर्शन, नारे भी लगे होंगे। बिल्कुल। कराची से कलकत्ता, लाहौर से मद्रास, हर जगह बस एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये लोगों का गुस्सा था, उनकी इच्छा थी। और लाहौर में तो एक बहुत दुखद घटना भी हुई थी इसी विरोध के दौरान, लाला लाजपत राय जी से जुड़ी हुई। हाँ, लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बहुत सम्मानित नेता थे। वो एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने अंग्रेज अधिकारियों के कहने पर बर्बर लाठीचार्ज कर दिया। शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज? जी हाँ, बेरहमी से लाठियां बरसाईं और लाला जी को छाती पर बहुत गंभीर चोटें आईं। और उन्हीं चोटों की वजह से फिर? हाँ, कुछ ही हफ्ते बाद 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। इतने बड़े नेता की इस तरह मृत्यु, इसका देश पर क्या असर पड़ा होगा? क्या सिर्फ शोक ही था या कुछ और भी? असर बहुत गहरा था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, इससे ब्रिटिश दमन का प्रतीक माना गया। पूरे देश में शोक तो था ही, पर उसके साथ जबरदस्त गुस्सा भी था। और इसने ना आम लोगों को तो आंदोलित किया ही, साथ ही जो क्रांतिकारी धारा थी स्वतंत्रता संग्राम की, उसे और हवा दे दी। लाला जी की शहादत ने कई नौजवानों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अंग्रेज शांति की भाषा समझते भी हैं? और यहीं से फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का नाम सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि लाला जी की मौत का बदला लेना उनका एक बड़ा मकसद बन गया। निश्चित रूप से। भगत सिंह और उनके साथी, जो HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, वो लाला जी का बहुत आदर करते थे। उनकी मौत को उन्होंने राष्ट्रीय अपमान माना और बदला लेने की ठानी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, जिसे वो लाठीचार्ज का जिम्मेदार मानते थे। लेकिन पहचानने में गलती हुई और सहायक पुलिस अधीक्षक JP सॉन्डर्स उनकी गोलियों का निशाना बन गया। अच्छा, गलती से सॉन्डर्स मारा गया। हाँ, दिसंबर 1928 में लाहौर में। ये तो सीधी कार्रवाई थी, पर क्रांतिकारियों का मकसद सिर्फ बदला लेना ही नहीं था शायद। अप्रैल 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना भी हुई। बिल्कुल। स्रोत साफ बताते हैं कि उनका इरादा किसी को मारना नहीं था। तो फिर क्यों फेंका बम? मकसद क्या था? आपने सही पकड़ा। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। उस समय वहां पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी कानूनों पर बहस चल रही थी। उन्होंने कम शक्ति वाले बम फेंके और जानबूझकर खाली जगह पर, ताकि किसी को चोट ना लगे। मकसद आतंक फैलाना नहीं था, जैसा उन्होंने खुद कहा और पर्चों में लिखा। बहरी सरकार को सुनाना था। बहरी सरकार को सुनाना? हाँ, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। देश का ध्यान खींचना चाहते थे अपनी विचारधारा की तरफ, स्वतंत्रता के संघर्ष की तरफ। और वहीं असेंबली में उन्होंने वो मशहूर नारा भी लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा तो आज भी गूंजता है। हाँ बिल्कुल, इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति अमर रहे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी सोच थी। किस तरह की सोच? ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं थी, ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का आह्वान था। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, हर तरह के शोषण के खिलाफ। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे को घर घर तक पहुंचाया। इसने नौजवानों में एक नया जोश भर दिया, लड़ाई को एक वैचारिक गहराई दी। लेकिन इस हिम्मत की, इस प्रतिरोध की कीमत भी चुकानी पड़ी। 23 मार्च 1931, एक बहुत भारी दिन। हाँ, बहुत दुखद दिन। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उम्र बस 23-24 साल। इतनी कम उम्र में? उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। देखिए, उनके रास्ते भले ही गांधी जी के अहिंसक रास्ते से अलग थे, लेकिन देश के लिए उनका प्यार, उनका बलिदान, उनकी सोच की स्पष्टता,
वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। हाँ, उनकी कार्रवाइयों ने ये तो साफ कर दिया था कि भारत का युवा अब गुलामी सहने को तैयार नहीं। बिल्कुल, और इसने ब्रिटिश राज पर एक अलग ही किस्म का दबाव बनाया। तो एक तरफ ये क्रांतिकारियों की सीधी चुनौती चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा था? क्या वहां भी कुछ बदलाव आ रहा था? इस माहौल का असर दिख रहा था? बिल्कुल दिख रहा था। कांग्रेस के अंदर भी, खासकर जो युवा नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनके प्रभाव में ये सोच बढ़ रही थी कि अब ये डोमिनियन स्टेटस वाली मांग काफी नहीं है। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन? हाँ, वो अब अधूरा लगने लगा था। साइमन कमीशन का विरोध, लालाजी की शहादत, इन सब घटनाओं ने इस भावना को और मजबूत किया कि भाई अब आधे अधूरे समाधान से काम नहीं चलेगा। देश का मूड बदल रहा था, कांग्रेस को भी बदलना था। और इसी पृष्ठभूमि में फिर दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और यहीं वह ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। ये इतना अहम क्यों था? ये एक मील का पत्थर था। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस प्रस्ताव से कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली, बिल्कुल साफ शब्दों में अपना लक्ष्य ब्रिटिश राज से पूरी तरह मुक्ति घोषित किया। इससे पहले क्या था? इससे पहले स्वराज या डोमिनियन स्टेटस जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे। उनकी व्याख्या थोड़ी अलग अलग हो सकती थी, लेकिन पूर्ण स्वराज ने सारे शक दूर कर दिए। लक्ष्य एकदम साफ, भारत एक आजाद राष्ट्र। लक्ष्य तो तय हो गया, पर सिर्फ प्रस्ताव से तो आजादी नहीं मिलती। इसे जमीन पर उतारने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कोई और भी फैसला हुआ उस अधिवेशन में? हाँ, एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ। ये तय किया गया कि हर साल 26 जनवरी का दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 26 जनवरी? हाँ, पहली बार 26 जनवरी 1930 को इसे मनाने का फैसला हुआ। लोगों से कहा गया कि इस दिन सभाएं करें, तिरंगा फहराएं और पूर्ण स्वराज हासिल करने की शपथ लें। तो ये तारीख एक प्रतीक बन गई। बिल्कुल, राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक। और एक इतनी दिलचस्प बात है कि इसी 26 जनवरी की ऐतिहासिक अहमियत को याद रखने के लिए बाद में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वाह, ये तो वाकई एक गहरा कनेक्शन है। तो लाहौर कांग्रेस ने मंजिल दिखा दी, पूर्ण स्वराज। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या था? लाखों लोगों को इस लक्ष्य से कैसे जोड़ा जाए? यहाँ शायद गांधी जी की भूमिका फिर से अहम हो जाती है। सही कहा। गांधी जी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि पूर्ण स्वराज जैसे बड़े लक्ष्य के लिए एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें समाज का हर तबका शामिल हो। वो एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थे जो सीधा आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हो, जिसमें एक भावनात्मक अपील हो और जिसके जरिए ब्रिटिश कानूनों की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा किया जा सके। और उन्हें वो मुद्दा मिला नमक में। हाँ, नमक। नमक सुनने में तो ये बहुत ही साधारण सी चीज लगती है। इसे क्यों चुना आंदोलन के लिए? हाँ, लगता साधारण है, पर इसका चुनाव गांधी जी की अद्भुत रणनीतिक सोच दिखाता है। देखिए, उस समय नमक बनाने और बेचने पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, मोनोपोली, और उस पर भारी टैक्स लगा हुआ था। अच्छा। नमक तो हर भारतीय के खाने का हिस्सा है, अमीर हो या गरीब, लेकिन टैक्स की मार सबसे ज्यादा गरीबों पे पड़ती थी। तो नमक पर टैक्स लगाना एक तरह से ब्रिटिश राज के अन्याय और शोषण का प्रतीक था। समझी। तो गांधी जी ने इसी मुद्दे को उठाकर सरकार के नैतिक अधिकार को चुनौती दी। बिल्कुल, और आम जनता को सीधे आंदोलन से जोड़ने का एक जबरदस्त तरीका खोज निकाला। और इसी के बाद शुरू हुआ वो प्रसिद्ध दांडी मार्च। मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था ना ये? जी हाँ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट के लिए पदयात्रा शुरू की। कितनी दूर था दांडी? करीब 240 मील, मतलब लगभग 385 किलोमीटर। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अहिंसक युद्ध का ऐलान था। और रास्ते में? गांधी जी और उनके साथी रोज 10-15 मील चलते थे। रास्ते में जो गांव पड़ते वहां रुकते, सभाएं करते, लोगों को स्वराज का मतलब समझाते, चरखे के बारे में बताते, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते। इसकी कल्पना करना ही कितना रोमांचक है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी रास्ते में? क्या सिर्फ गांधी जी और उनके 78 साथी ही चल रहे थे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, हजारों लाखों लोग सड़कों पर, रास्तों में उनके स्वागत के लिए खड़े होते थे। बहुत से लोग तो यात्रा में शामिल भी हो गए। पूरी दुनिया देख रही होगी इससे। हाँ, पूरी दुनिया की नजरें थीं इस अनोखे विरोध पर। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा था। इस यात्रा ने पूरे देश में गजब का उत्साह भर दिया, एकता की भावना जगा दी। ये सिर्फ पदयात्रा नहीं रही, ये राष्ट्रीय चेतना का एक ज्वार बन गई थी। और फिर 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। वहां क्या हुआ? 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी ने समुद्र तट पर बिखरा हुआ नमक अपने हाथ में उठाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। बस इतना सा काम? नमक उठा लिया? हाँ, काम छोटा था, प्रतीकात्मक था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था, बहुत साफ।
ये ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती थी कि भारतीय अब उनके अन्याय भरे कानून मानने को तैयार नहीं हैं। ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, विनम्रता से कानून न मानने के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत थी। इस एक छोटे से काम ने पूरे देश में आंदोलन की आग कैसे लगा दी? गांधी जी का नमक कानून तोड़ना एक इशारे जैसा था। इसके फौरन बाद पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया। कहीं लोगों ने खुद नमक बनाया, कहीं सरकारी नमक के गोदामों पर शांति से धावे बोले। लेकिन आंदोलन सिर्फ नमक तक ही नहीं रुका। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, उनकी होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर, सरकारी दफ्तरों पर धरने दिए गए, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। और महिलाओं की भागीदारी? अभूतपूर्व। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, पर्दा छोड़कर सड़कों पर उतरीं, धरनों में शामिल हुईं, जेल गईं। छात्र, किसान, मजदूर, व्यापारी, समाज का लगभग हर वर्ग इसमें शामिल हुआ। तो क्या ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा और तीव्र था? हाँ, कई मायनों में इसकी पहुंच ज्यादा गहरी थी। अलग अलग वर्गों की भागीदारी कहीं ज्यादा सक्रिय थी। ब्रिटिश सरकार ने भी दमन तेज कर दिया। गिरफ्तारियां हुई होंगी? हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी, नेहरू जी, सब बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। लाठीचार्ज हुए, गोलियां चलीं, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी और दुनिया को बता दिया कि भारत अब आजादी चाहता है। तो अगर हम इस पूरे दौर को एक साथ देखें, 1928 का साइमन कमीशन का विरोध, उससे उठा गुस्सा, हाँ। लाला लाजपत राय की शहादत, फिर भगत सिंह और उनके साथियों का क्रांतिकारी रास्ता, बिल्कुल। 1929 में लाहौर कांग्रेस का वो बड़ा फैसला पूर्ण स्वराज, और फिर 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ये सब कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? देखिए, ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दे रही थी, एक नई रफ्तार दे रही थी। साइमन कमीशन ने क्या किया? राष्ट्रीय अपमान की भावना जगाई, लोगों को एकजुट किया विरोध के लिए। ठीक। लाला जी की शहादत ने बलिदान की भावना को मजबूत किया, क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। क्रांतिकारियों की कार्रवाइयों ने तरीके अलग थे, पर ब्रिटिश राज के मन में डर पैदा किया, युवाओं को झकझोरा। और इसी माहौल में इसी माहौल में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का साफ लक्ष्य सामने रखा। इससे संघर्ष को एक दिशा मिली। और फिर गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने उस लक्ष्य को पाने के लिए लाखों लोगों को सड़कों पर उतार दिया। यानी ये वो दौर था जब मंजिल साफ हुई, रास्ते अलग अलग थे, अहिंसक आंदोलन भी, क्रांतिकारी कार्रवाई भी, दोनों का दबाव बना, और सबसे बड़ी बात, आम जनता की भागीदारी बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। ये दौर दिखाता है कि आजादी की लड़ाई अब कुछ नेताओं या छोटे समूहों तक सीमित नहीं थी। ये एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बन चुकी थी, जिसकी मंजिल साफ थी, पूरी आजादी। इसने न सिर्फ अंग्रेजों पर जबरदस्त दबाव डाला, बल्कि भारतीयों का आत्मविश्वास और संकल्प भी बढ़ाया। सही। और यही वो नींव बनी जिस पर आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े संघर्ष खड़े हुए। निश्चित रूप से। वाकई ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग धाराएं, अलग अलग सोच अपने अपने तरीके से एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थीं। आजादी अब सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य लगने लगी थी। हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये जो बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना थी, ये साफ लक्ष्य था, और ये अलग अलग संघर्षों का मिलाजुला दबाव, इसने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को और किन जटिल रास्तों पर बढ़ाया होगा। खासकर जब आगे द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और आखिर में विभाजन जैसे बड़े पड़ाव आने वाले थे। हाँ, वो भी बहुत अहम मोड़ थे इतिहास में। उन पर शायद फिर कभी और विस्तार से बात हो सकती है। बिल्कुल। और हमने बात की थी कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश राज की पकड़ को, कह सकते हैं, थोड़ा ढीला कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि स्वतंत्रता की लड़ाई शायद किसी नए मुकाम पर पहुंचेगी, तभी दुनिया एक बहुत बड़े संकट में फंस गई, दूसरा विश्व युद्ध। और भारत इससे अछूता नहीं रहा, बल्कि एक तरह से इसके केंद्र में आ गया। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है, और इसका आधार है हमारे स्रोत इंडियाज रोड टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश। अच्छा। हमारा उद्देश्य है 1940 का जो दशक था, उसकी उन जटिल और निर्णायक घटनाओं की तह तक जाना, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता के दरवाजे तक तो पहुंचाया, लेकिन साथ ही विभाजन की पटकथा भी लिख दी। हाँ, बिल्कुल, एक रक्त रंजित विभाजन की। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बड़ी ताकतें थीं, कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो कौन से मोड़ थे जहां से विभाजन का रास्ता लगभग तय सा हो गया। चलिए इस महत्वपूर्ण दशक के इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत विश्व युद्ध से ही करते हैं।
देखिए, इस स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि एक बहुत अहम और विवादास्पद फैसला ब्रिटिश सरकार ने लिया था उस वक्त, क्या? कि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व से बिना कोई मशवरा किए भारत को युद्ध में झोंक देना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं था, ये तो भारतीयों की स्वायत्ता की पूरी तरह से अनदेखी थी। हाँ, और जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, इस एक तरफा फैसले का राजनीतिक असर वो तो फौरन हुआ। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी, जिसने कई प्रांतों में सरकारें बनाई हुई थी उस समय, उन्होंने इसके विरोध में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस्तीफा दे दिया। ये महज इस्तीफे नहीं थे, मतलब ये तो प्रांतीय सरकारों का त्याग था। ये कितना बड़ा कदम था उस वक्त के हिसाब से। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम था। समझने वाली बात यह है कि इन इस्तीफों ने सिर्फ विरोध नहीं जताया, बल्कि भारतीय राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। अच्छा, कैसे? स्रोत का विश्लेषण यह है कि इससे एक तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जो दरार थी वो और गहरी हो गई। साथ ही इसने मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को, जो कांग्रेस के प्रभुत्व से कह सकते हैं थोड़ा असहज थी, उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने और अपनी मांगों को ज्यादा जोर से रखने का एक अप्रत्याशित अवसर मिल गया। मतलब एक वैक्यूम सा बन गया उनके लिए। हाँ, एक तरह से इसने आने वाले संघर्ष के लिए, आप कह सकते हैं, जमीन तैयार कर दी। और वो अगला बड़ा संघर्ष वो था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि गांधी जी इसे ब्रिटिश शासन पर मतलब निर्णायक दबाव बनाने के लिए अपना अंतिम और शायद सबसे बड़ा जन आंदोलन मान रहे थे। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में दिया गया उनका करो या मरो का नारा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, है ना? उसमें एक तात्कालिकता थी, एक आर पार की लड़ाई का आह्वान था। हाँ, बिल्कुल। और इस आह्वान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी पूरी तरह तैयार थी। हाँ, वो तो तैयार होंगी। स्रोत के अनुसार अगली सुबह गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को? लगभग सभी बड़े नेताओं को। अंग्रेजों की रणनीति साफ थी, नेतृत्व को कैद करके आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल देना। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, अंग्रेजों की ये रणनीति शायद उल्टी पड़ गई। बिल्कुल। पर ये मूवमेंट लीडरलेस होकर भी पूरे देश में फैल गया। ये कैसे संभव हुआ? मतलब बिना किसी स्थापित नेतृत्व के ये आंदोलन इतना व्यापक और प्रभावी कैसे बन गया? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये इस आंदोलन की सबसे असाधारण बात थी असल में। अच्छा। स्रोत का विश्लेषण ये है कि नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता को हतोत्साहित करने के बजाय और भड़का दिया। स्वतंत्रता की जो इच्छा थी वो अब केवल राजनीतिक प्रस्तावों या नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रह गई थी। वो आम लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। तो लोग खुद ही आगे आ गए। हाँ, लोग खुद ही नेतृत्व करने लगे। कहीं टेलीग्राफ लाइनें उखाड़ी गईं, कहीं सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया गया, कहीं कहीं तो समानांतर सरकारें तक बना ली गईं। ये एक स्वतःस्फूर्त विद्रोह था। तो मतलब ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि भारतीय जनता अब किसी भी कीमत पर गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। बिल्कुल। और इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को जो संदेश दिया, वो स्रोत के शब्दों में कहें तो ये था, अब हिंदुस्तान छोड़ना ही होगा। ये महज एक राजनीतिक मांग का शोर नहीं था, ये जमीनी स्तर पर ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण को सीधी चुनौती थी। इसने दिखा दिया कि भारत पर शासन करने की अंग्रेजों की जो नैतिक और व्यावहारिक क्षमता थी वो अब खत्म हो रही है। और इसी दौरान जब देश के अंदर ये सब उथल-पुथल मची थी, देश के बाहर भी एक समानांतर कोशिश चल रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत जिक्र करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर विदेश पहुंच चुके थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र सेना आजाद हिंद फौज INA खड़ी कर दी थी। हाँ, बोस का रास्ता गांधी जी के अहिंसक मार्ग से बेशक अलग था, लेकिन लक्ष्य वही था, भारत की आजादी। युद्ध के दौरान INA ने कुछ सैन्य कार्रवाइयां की, लेकिन उसका असली और शायद उससे भी बड़ा प्रभाव युद्ध समाप्त होने के बाद दिखा। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि जब पकड़े गए INA सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो उसने पूरे देश में भावनाओं का एक ज्वार सा पैदा कर दिया। स्रोत के शब्द वाकई उस मंजर को बयां करते हैं। तो पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। क्या ये सचमुच ऐसा था? मतलब हर राजनीतिक दल, हर समुदाय इन सैनिकों के पीछे खड़ा हो गया था? हाँ, लगभग ऐसा ही था। ये एक असाधारण क्षण था इतिहास में। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट, अकाली दल, जो शायद ही किसी और मुद्दे पर एकमत होते थे, सभी ने INA सैनिकों की रिहाई की मांग की। सब एक साथ आ गए। हाँ, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू जैसे उस वक्त के दिग्गज वकीलों ने उनका मुकदमा लड़ा। ये मुकदमे सिर्फ कानूनी मामले नहीं रहे थे। तो क्या बन गए थे ये? ये राष्ट्रीय सम्मान और ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए थे।
तो इन मुकदमों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को कैसे प्रभावित किया? क्या इसने अंग्रेजों पर दबाव और बढ़ा दिया? निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। स्रोत का विश्लेषण यह है कि आईएनए मुकदमों के प्रति इस राष्ट्रव्यापी समर्थन ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस भारतीय सेना के बल पर वे भारत पर राज कर रहे थे, अब उसकी वफादारी पर भी सवाल उठ सकता है। ये तो बहुत बड़ा डर था उनके लिए। बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन ने जहां जनता के मन में आजादी की लौ जलाई थी, वहीं आईएनए मुकदमों ने उस लौ को और प्रचंड कर दिया। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के लिए भारत में बने रहना लगभग असंभव बना दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। हाँ, काफी हद तक। जैसा कि स्रोत कहते हैं, जंग के बाद ये साफ था कि अंग्रेज जाएंगे। अब सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज जाएंगे या नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये था कि वे किस तरह का भारत पीछे छोड़कर जाएंगे। क्या वो एक रहेगा या बढ़ जाएगा? और देखिए, यही सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद सवाल बन गया। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपने लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर पूरी तरह अड़ चुकी थी। हाँ, वो तो अपनी मांग पर कायम थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और नेहरू के नेतृत्व में भारत की एकता बनाए रखना चाहती थी। ये दो बिल्कुल परस्पर विरोधी विचार थे। और इस जटिल गुत्थी को सुलझाने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय दल भेजा था, कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन। उनका मकसद सत्ता हस्तांतरण की एक ऐसी योजना बनाना था जिससे दोनों पक्ष सहमत हों। जी। स्रोत बताते हैं कि मिशन ने एक त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा था। जी, त्रिस्तरीय। मतलब कैसा था वो ढांचा? हाँ, उसमें केंद्र में कमजोर सरकार, फिर प्रांतों को ज्यादा अधिकार और प्रांतों के समूह बनाने का भी विकल्प था। ये एकता बनाए रखने की एक बहुत जटिल कोशिश थी। लेकिन हुआ क्या? ये कोशिश कामयाब हुई? नहीं, हुआ ये कि ये कोशिश नाकाम रही। स्रोत साफ बताते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन फेल हो गया। क्यों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिशन के प्रस्तावों की अपनी अपनी व्याख्याएं की और अंततः कोई सहमति नहीं बन पाई। अच्छा। कांग्रेस को एक मजबूत केंद्र चाहिए था, जबकि लीग प्रांतों के समूहीकरण को पाकिस्तान की दिशा में एक कदम के रूप में देख रही थी और वो चाहती थी कि ये अनिवार्य हो। आपसी अविश्वास इतना गहरा था कि समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो कैबिनेट मिशन की विफलता को एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? क्या इसके बाद विभाजन तय हो गया था? देखिए, स्रोत का विश्लेषण यही है कि मिशन की विफलता ने बातचीत के जरिए एक संयुक्त स्वतंत्र भारत की जो आखिरी उम्मीद थी उसको लगभग खत्म कर दिया। अच्छा। इसने विभाजन की जो आशंका थी उसे एक प्रबल संभावना में बदल दिया। इसने उन लोगों के हाथ मजबूत कर दिए जो मानते थे कि साथ रहना संभव नहीं है। तो यहाँ से वापसी मुश्किल हो गई। हाँ, यहाँ से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक विफलता नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक मोड़ था जहां विभाजन की सोच ज्यादा वास्तविक लगने लगी थी। और इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। हाँ, बहुत तेजी से। स्रोत के अनुसार कैबिनेट मिशन की नाकामी से निराश होकर जिन्ना ने अपनी मांग मनवाने के लिए सीधी कार्रवाई का रास्ता चुना। बिल्कुल। इसके बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इसका मकसद क्या था और इसके परिणाम क्या हुए? इसका जो घोषित मकसद था वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए पाकिस्तान की मांग पर जोर देना था। लेकिन जमीनी हकीकत वो भयानक साबित हुई। स्रोत बताते हैं कलकत्ता में भयानक दंगे हुए। कलकत्ता शहर, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस गया। हजारों लोग मारे गए, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। और हिंसा की ये चिंगारी फिर नोआखाली, जो बंगाल में है, बिहार और पंजाब तक फैल गई। ये तो बहुत ही भयावह था। तो क्या इन दंगों ने विभाजन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया? बिल्कुल। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स और उसके बाद जो हिंसा फैली उसने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। इसने ये दिखा दिया कि राजनीतिक मतभेद अब खूनी संघर्ष में बदल चुके हैं। माहौल में इतना जहर घुल गया था, इतना डर और अविश्वास पैदा हो गया था कि साथ रहने की बात करना भी मुश्किल हो गया था। राजनीतिक हठधर्मिता और जमीनी हिंसा का ये मिश्रण ये घातक साबित हुआ। तो क्या स्रोत का निष्कर्ष यही है कि इन घटनाओं के बाद विभाजन को टाला नहीं जा सकता था? मतलब वो अनिवार्य हो गया था? हाँ, स्रोत का निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। अब पार्टीशन को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुई हिंसा ने विभाजन को लगभग तय कर दिया। अच्छा। इसने कांग्रेस नेतृत्व के एक बड़े हिस्से को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि शायद बंटवारा ही एकमात्र रास्ता बचा है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, ताकि और ज्यादा खून खराबे से बचा जा सके। राजनीतिक नेतृत्व के बीच संवादहीनता और जमीनी नफरत ने मिलकर एक ऐसी दुखद स्थिति पैदा कर दी थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि 1940 का दशक भारत के लिए कैसा, कितना तूफानी दौर था। बिल्कुल। एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन और आईएनए मुकदमों ने मिलकर ब्रिटिश राज पर ऐसा दबाव बनाया कि उनका जाना तय हो गया।
राष्ट्रीय चेतना एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। सही बात है। वही दूसरी तरफ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, वो गहराता व अविश्वास और अंततः सांप्रदायिक हिंसा ने देश को विभाजन के मुहाने पर ला खड़ा किया। कैबिनेट मिशन की विफलता और डायरेक्ट एक्शन डे के भयानक परिणाम ने एकता की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं बची थी उन्हें भी खत्म कर दिया। ये घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इन्होंने मिलकर भारत की नियति तय की। स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। स्रोत का जो अंतिम वाक्य है वो इस त्रासदी को बहुत मार्मिक ढंग से कहता है। आजादी की सुबह होने वाली थी, पर उससे पहले गहरी अंधेरी रात आनी बाकी थी। हाँ, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राष्ट्र ने क्या कीमत अदा की? क्या उस अंधेरी रात का मतलब सिर्फ विभाजन की तात्कालिक हिंसा और विस्थापन था, या फिर उस रात की परछाइयों में भविष्य की और भी जटिल चुनौतियां थीं? अनसुलझे सवाल, स्थायी दरारें छिपी हुई थीं, जिनके असर से शायद हम आज भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि इतिहास के उस मोड़ पर लिए गए फैसलों की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। निश्चित रूप से इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वो वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने की कुंजी भी है। इसी मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए, भारत के आखिरी वाइसरॉय, और उनके आने के साथ ही जैसे चीजों की रफ्तार बहुत तेज हो गई। हाँ, माहौल तो पहले से ही गर्म था, पर उनके आने से लगा जैसे वक्त तेजी से भाग रहा है। हाँ, एक ऐसे भविष्य की तरफ जो किसी ने शायद पूरी तरह सोचा भी नहीं था। और इसी तेजी में फिर सामने आया 3 जून प्लान। अक्सर हम इसे सिर्फ बंटवारे की योजना की तरह देखते हैं, पर ये दस्तावेज बताते हैं कि ये शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल था। सही बात है। इसने न सिर्फ विभाजन को मतलब स्वीकार किया, बल्कि उसकी पूरी रूपरेखा तय कर दी, और वो भी बहुत कम वक्त में। हाँ, तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि आजादी और बंटवारे की वो कहानी असल में क्या थी, उसके मायने क्या थे। जरूर। तो 3 जून प्लान के बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। हाँ। और फिर आई वो रात, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात, दिल्ली में संविधान सभा। हाँ। इन दस्तावेजों में जिक्र है उस रात का, नेहरू का वो मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। हाँ, नियति से साक्षात्कार, एक नए युग की शुरुआत। कैसा माहौल रहा होगा, क्या लगता है? ये सूत्र कुछ उम्मीद तो दिखाते हैं। उम्मीद तो थी, जाहिर है। सदियों की गुलामी के बाद आजादी मिल रही थी, अपना भविष्य खुद बनाने का मौका। नेहरू के भाषण के शब्द भी, जैसा इन लेखों में है, वो इसी नई शुरुआत की बात करते हैं। भविष्य की चुनौतियां, सपने। लेकिन प्रश्न वो बंटवारे की भयानक सच्चाई के साए में था। ये बात भर उभर कर आती है स्रोतों से। एक तरफ दिल्ली में जश्न, दूसरी तरफ पंजाब, बंगाल, वहां तबाही। इन स्रोतों में बंटवारे को सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल, ये दुनिया के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे खूनी विस्थापन था। आंकड़े तो हैं ही, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, कुछ सूत्र इशारा करते हैं उन कहानियों की तरफ, उस डर की तरफ, उस अनिश्चितता की तरफ जो लोगों ने झेली। रातों रात घर, जमीन, पहचान सब बदल गया। नफरत और हिंसा का ऐसा माहौल जिसकी हम आज शायद कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, ये तो समुदायों को तोड़ना था, इंसानी रिश्तों को तार-तार करना था। जैसा एक सूत्र कहता भी है, आजादी मिली पर किस कीमत पर। ये सवाल उस दौर की सच्चाई का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसी त्रासदी के बीच आजाद भारत के सामने एक और पहाड़ जैसी चुनौती थी। हाँ। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो पीछे छोड़ गए थे 565 से ज्यादा रियासतें। हाँ, छोटी बड़ी मिलाकर। और ये तकनीकी रूप से आजाद थीं। मतलब इन्हें चुनना था, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहें। इन दस्तावेजों से इस चुनौती का अंदाजा लगता है। भारत का नक्शा जैसा आज है, वैसा बनना बिल्कुल तय नहीं था उस वक्त। वाकई ये तो बहुत ही बड़ा काम रहा होगा। हाँ, सोचिए जरा, एक नया देश आजाद हुआ है, बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा है, और साथ ही उसे अपने भूगोल को, अपने नक्शे को एक करना है। यहीं पर सरदार पटेल की भूमिका सामने आती है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, इन स्रोतों में उनका जिक्र है। हालांकि ये दस्तावेज बहुत बारीकियां नहीं बताते कि उन्होंने कैसे बात की, क्या रणनीति अपनाई, पर ये साफ करते हैं कि उन्होंने इस एकीकरण के काम को कितनी दृढ़ता से आगे बढ़ाया। क्या इन स्रोतों से कुछ अंदाजा लगता है कि ये प्रक्रिया कितनी पेचीदा रही होगी? मतलब क्या सब आसानी से मान गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है, हर रियासत की अपनी अलग स्थिति थी, अपने शासक, अपनी महत्वाकांक्षाएं। कुछ बड़ी रियासतें थीं जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। अच्छा। इनके शासकों के इरादे कुछ और थे। हाँ, सुना इनके बारे में। इन दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि पटेल और उनके जो सहयोगी थे, वीपी मेनन, उन्होंने अलग अलग रणनीतियां अपनाई। कहीं बातचीत, मान मनोवल, जिसे कह सकते हैं गाजर। अच्छा। तो कहीं थोड़ी सख्ती भी, दबाव का इस्तेमाल भी करना पड़ा, वो छड़ी। हाँ, गाजर और छड़ी वाली नीति। बिल्कुल।
त्रावणकोर, भोपाल जैसी रियासतें भी थीं जो शुरू में हिचकिचा रही थीं। तो ये एक बेहद पेचीदा, बहुत नाजुक काम था। इसमें कूटनीति भी थी, दबाव भी था और कुछ मामलों में तो सैन्य हस्तक्षेप की नौबत भी आई। बाप रे, मतलब आजादी के फौरन बाद का समय चुनौतियों से ही भरा था। बंटवारे का दर्द संभालो, शरणार्थियों को बसाओ और रियासतों को जोड़ो। बिल्कुल। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक और घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप गांधी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। हाँ, 30 जनवरी 1948। इन दस्तावेजों में उस दिन का जिक्र एक राष्ट्रीय शोक के तौर पर है। आजादी मिले अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता माना जाता था, उनकी हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने। हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस खबर ने पूरे देश में जैसे स्तब्धता ला दी, गहरा दुख फैल गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये उस अहिंसा के विचार पर भी एक तरह का हमला था जिसके लिए गांधी जी जाने जाते थे। सोचना भी मुश्किल है कि उस नाजुक वक्त में इस घटना का क्या असर पड़ा होगा। देश पहले ही इतने सदमों से गुजर रहा था। बिल्कुल, ये एक और बहुत बड़ा झटका था। सांप्रदायिक तनाव तो वैसे ही बहुत ज्यादा था और इस हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ने का डर था। हालांकि कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि इस घटना ने शायद कहीं ना कहीं देश को एक साथ लाने का काम भी किया, कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही। लोगों को शायद एहसास हुआ कि नफरत और हिंसा का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। इन सब उथल-पथल, इन त्रासदियों, चुनौतियों के बीच एक और बहुत जरूरी काम चल रहा था, जो शायद थोड़ी शांति से पर्दे के पीछे हो रहा था। भारत का संविधान लिखना। हाँ, ये एक समानांतर प्रक्रिया थी जो चल रही थी। संविधान सभा, जो 1946 में बन गई थी, वो अब स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के काम में जुटी थी। इन स्रोतों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका का खास जिक्र है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और ये कोई छोटा काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना था जो इतनी विविधताओं से भरा था। अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी बहुत गहरी थी। और इस काम में इतना वक्त और मेहनत लगी, इसका अंदाजा उस आंकड़े से लगता है जो इन दस्तावेजों में है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, ये तो बहुत लंबा समय है। लंबा जरूर लगता है, लेकिन अगर हम काम की जटिलता को देखें तो शायद ये जरूरी भी था। संविधान सभा में हर प्रावधान पर, हर क्लॉज पर गहन बहस हुई। दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा गया, उनसे सीखा गया। मौलिक अधिकार क्या हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हो, संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन सब पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अच्छा, इन दस्तावेजों से ये आभास मिलता है कि ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था, ये तो जैसे एक नए राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करने की कोशिश थी। डॉक्टर अंबेडकर और पूरी संविधान सभा ने उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि संविधान सिर्फ कानून की किताब ना हो, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक जरिया भी बने। क्या इन स्रोतों में संविधान बनाने की किसी खास चुनौती या बहस का जिक्र मिलता है? कोई बड़ा मुद्दा जिस पर बहुत बहस हुई हो? हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा का सवाल। ये एक बड़ा मुद्दा था। अच्छा। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच ताकत कैसे बंटे, इस पर लंबी बहसें चलीं। नागरिकों के अधिकार क्या हों और उन पर क्या सीमाएं लगाई जा सकती हैं, ये भी एक अहम सवाल था। संपत्ति का अधिकार, आरक्षण की नीति, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिन पर अलग अलग विचार थे। सही। सहमति बनाना आसान नहीं था। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि संविधान बनाने की प्रक्रिया असल में मतभेदों और सहमतियों के बीच एक संतुलन साधने का एक बहुत मुश्किल प्रयास था। और आखिरकार ये लंबा और मुश्किल सफर पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। हाँ, और फिर आया 26 जनवरी 1950 का दिन। जी हाँ, 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान पूरी तरह लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। जैसा कि सूत्र बताते हैं, ये उस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम था जो 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी। हाँ, आजादी तो मिल गई थी, पर अब उस आजादी को चलाने के नियम, सिद्धांत वो तय हो गए थे। ये वो दिन था जब भारत ने औपचारिक रूप से कहा कि वो अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देगा। ये उस दौर की तमाम त्रासदियों और चुनौतियों के बीच भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा था। तो आज हमने इन स्रोतों के आईने में भारत के जन्म के वो शुरुआती, बेहद नाटकीय और बहुत महत्वपूर्ण साल देखे। हाँ, बंटवारे का वो भयानक दर्द, जिसके निशान शायद आज भी कहीं न कहीं बाकी हैं। बिल्कुल। आजादी की वो पहली सुबह और उसके साथ आई उम्मीदें, सैकड़ों रियासतों को एक करने की वो बड़ी चुनौती और सरदार पटेल की भूमिका, गांधी जी की वो दुखद हत्या जिसने देश को हिला दिया, हाँ,
और फिर इन सब के बीच एक नए राष्ट्र के लिए एक इतना विस्तृत और प्रगतिशील संविधान का बनना, जिसमें लगभग 3 साल लग गए। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि एक राष्ट्र का बनना कितना जटिल होता है, कितना बहुआयामी और अक्सर कितना दर्दनाक भी हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थीं, ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले अनुभव थे। इन शुरुआती सालों में जो फैसले लिए गए, क्या है वो सही थे या गलत, और जो घटनाएं हुईं, उन्होंने भारत की आगे की दिशा पर बहुत गहरा असर डाला है। सही बात है। इन स्रोतों से मिली ये झलकियां हमें उस नींव को समझने में मदद करती हैं जिस पर आज का भारत खड़ा है, अपनी तमाम सफलताओं और चुनौतियों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सके। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद भूमि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए लर्न विद भूमि के साथ। थैंक यू।